तो ये इंसान गॉड की एक गलती की वजह से मारा गया और अब गॉड इसे एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सोल कहती है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी सिविलाइजेशन ना हो और इस इंसान की पुरानी लाइफ में काफी दिक्कतें थी। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए एक फार्मर बनना चाहता है। ये सुनते ही गॉड उसे एक हेल्दी बॉडी के साथ दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देते हैं और साथ ही में उसे एक ऑलमाइटी फार्मिंग टूल भी देते हैं जिससे कि वो जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। तो ये एनिमे काफी कमाल की होने वाली है, तो अपने 10 मिनट निकालकर इस एनिमे को जरूर से वॉच करना। आपको इस एनिमे के अंदर काफी मजा आने वाला है। तो चलो फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और ये इंसान मारा जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका होता है और वो ये सोचता है अरे यार मैंने फिर से वही सपना देखा। और जैसे ही बंदा उठकर बाहर जाता है तो उसकी मेड उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। और वो ये कहता है अरे चिल चिल, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। और जब वो आगे जा रहा होता है तभी अचानक उसे किचन से एक आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एक मेड एक रेड स्लाइम को पका रही होती है और वो ये कहती है अरे मालिक क्या मैं इसे भून दूं? अरे नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। फिर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिराकू, वो बाहर आकर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो ये देखता है कि आसमान में दो चांद हैं। और अब यहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि हिराकू से बातें कर रही होती हैं और वो ये पूछती हैं कि आज तुम काफी जल्दी उठ गए, वो रात मुझे नींद सही से नहीं आई थी बस इसीलिए। और अब ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम्हें हुआ क्या है और वो ये कहता है कि मुझे रात फिर से वही सपना आया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सपना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी पास्ट लाइफ हो। और फिर हम इस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज अलग अलग काम कर रही होती हैं, जैसे कि फार्मिंग और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। हिराकू इन सभी को देखकर ये सोचता है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सारा कुछ कर पाऊंगा। और फिर हमारी कहानी एक फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हिराकू की डेथ कैसे हुई थी और वो एक गॉड के सामने होता है और गॉड उससे कहते हैं तुमने इस वर्ल्ड में 39 ईयर्स स्पेंड किए थे, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिससे तुम सही नहीं हो पाए और तुम मारे गए। और उसकी सोल ये सारी बातें सुन रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और गॉड उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी देने वाला हूँ जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, यानी कि एक हेल्दी बॉडी। और अब गॉड उससे ये कहते हैं कि तुम इस वर्ल्ड में मेरी वजह से मारे गए और मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और हिराकू इसके लिए मान जाता है और वो ये पूछते हैं कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? हिराकू उनसे ये कहता है कि मैं एक फार्मर बनकर एक फार्मिंग लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ जैसे कि मैं हमेशा से ही चाहता था, और मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जो कि सिविलाइजेशन से काफी दूर हो और वहाँ पर काफी कम बंदे आते हो। तो चलो मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ और साथ में मैं तुम्हें एक ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल भी देने वाला हूँ जो कि तुम्हारे काफी काम आएगा। तो जाओ अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करो। और अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये नोटिस करता है कि वो एक जंगल में है और साथ ही में वो खड़ा भी हो पा रहा है और पुरानी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलो अब मैं जिंदा हो चुका हूँ तो मैं फार्मिंग कर सकता हूँ जो कि मैं काफी लंबे टाइम से करना चाहता था, अब आएगा ना मजा। और जब हिराकू अपने कपड़ों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कपड़े एक गेम के विलेजर की तरह लग रहे हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास तो ओमनीपोटेंट फार्मर टूल है, तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगली पल उसके हाथ में एक टूल आ जाता है जिससे कि वो जमीन को खोदना शुरू करता है और वो ये नोटिस करता है कि वो जितना भी जमीन को खोदता जा रहा है इससे उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, चाहे जमीन कितनी भी सख्त क्यों ना हो। ये सॉइल तो काफी फ्लफी है तो इसके अंदर वेजिटेबल्स आराम से उग सकते हैं और मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ तो चुका हूँ, लेकिन मुझे खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। और जब वो खड़े होकर रिवर की आवाज को सुनने का ट्राई करता है तभी एक चीज उसके पीछे से भाग कर जाती है और वो इसे देखकर काफी डर जाता है। मैं इस जगह पर आ तो गया हूँ लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो मुझे अपने रहने का ठिकाना भी बनाना होगा। और जब वो यहाँ से आगे जाता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा पेड़ होता है जिसको देखकर वो ये सोचता है कि ये मेरे लिए एक काफी अच्छा लैंडमार्क हो सकता है, तो चलो यहीं पर रुकते हैं। और अब हिराकू यहाँ पर एक कुएं को ढूंढने की काफी ट्राई करता है पर उसे यहाँ पर कोई भी कुआं नहीं मिलता, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक शवल को बना लेता है और वो ये सोचता है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल करके ऐसे टूल तो बना सकता हूँ लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना सकता। और अब हिराकू काफी गुस्से में आकर खोदना शुरू करता है और थोड़ी देर खोदने के बाद उसे पानी मिल भी जाता है। अरे वाह, मुझे पानी इतनी जल्दी मिल गया, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने मेरी हेल्प की है। और अब वो इस जगह पर
अपना बेस बनाने के लिए इस पूरे के पूरे मैदान को सपाचट कर देता है, लेकिन अब भी उसके सामने एक पेड़ खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद वो अपनी एक्स को स्पॉन कर लेता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पेड़ को यहाँ से काटता हूँ, फिर यहाँ से, जिसके बाद ये पेड़ अपने आप ही गिर जाएगा। लेकिन जब वो इस पेड़ के ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये पेड़ एक ही झटके में कट जाता है और हिराकू बाल बाल बचता है। और अब वो अपनी ओमनीपोटेंट फार्मिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टूल्स को बना रहा होता है, और वो ये कहता है कि ये सारे फार्मिंग टूल्स नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में भी सोचता हूँ ये स्किल मुझे वही टूल बनाकर दे देती है। और अब ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है, और जैसे हिराकू ये देखता है कि दिन ढल चुका है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, और वो ये सोचता है कि मुझे अब लाइट का इंतजाम करना होगा, वो भी काफी जल्दी। और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि उसे एक माचिस बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी काम नहीं करेगी। और अब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर आग जलाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन शाम काफी हो चुकी है तो इससे भी आग जल नहीं पाती। जिसके बाद हिराकू इस पेड़ के अंदर ही जगह बनाकर रहना शुरू कर देता है, और वही बात देखकर काफी शॉक्ड होता है कि वो रात में भी देख सकता है। और अब वो चांद को देखकर ये कहता है कि मैं सच में एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और जैसी सुबह होती है तो हिराकू मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हुए आग जला लेता है, और साथ ही में इस पूरे के पूरे एरिया को भी साफ कर देता है। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद हिराकू काफी थक जाता है, और वो ये कहता है कि फाइनली मैं थकान महसूस कर रहा हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसे पीछे से एक आवाज आती है, तो वहाँ पर एक रैबिट जैसा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो अपने टूल से इसकी खटिया खड़ी कर देता है, और रात में इससे ही पार्टी करता है, और ये कहता है कि चलो अभी के तो खाने का इंतजाम हो गया। और अब पेट पूजा करने के बाद वो एक टॉयलेट भी बना देता है, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा होता है। और वो ये कहता है कि चलो अब मैं ये काम काफी आराम से कर सकता हूँ। पर जैसे उसकी डबल रोटियों पर हवा लगती है तो वो इसके चारों तरफ दीवारें बना देता है। अरे हाँ, अब एकदम सही है। और अब वो दोबारा से अपने काम पर लग जाता है, और काम करते करते वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या उगाऊं, आलू, टमाटर, बैंगन या मूली। और अब उसे ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है, और वो ये सोचता है कि मैंने यहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत बना तो दिए हैं, लेकिन मेरे पास सीड्स ही नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर बोने थे। और अब वो ये कहता है अरे यार, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीड्स कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा। और ये बोलने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर देखता है तो वो ये चीज देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर प्लांट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे खेतों में प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं, और अब बस मुझे इन्हें मॉन्स्टर से बचाना होगा। और अब वो काफी अच्छे से इन सारे के सारे प्लांट्स की देखभाल कर रहा होता है, जैसे कि फेंस लगाना और इन्हें पानी देना। और साथ ही में वो अपने लिए भी एक छोटा सा घर बना लेता है। और जब उसका ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने दो डॉग्स हैं, और वो ये सोचता है कि ये दोनों काफी घायल हैं, और इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो हिराकू इन दोनों की हेल्प करता है, और साथ में उन्हें खाने के लिए कुछ मीट भी देता है। और इन्हें देखकर वो ये सोचता है कि एक फार्मर के लिए डॉग्स का होना काफी इम्पोर्टेंट है, और मुझे काफी खुशी होगी अगर ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस फीमेल डॉग की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, और ये मेल डॉग उसके ऊपर गुर्रा रहा होता है। और अब हिराकू इन दोनों को लेकर अपने घर में आ जाता है, और वो इन दोनों को देखकर काफी पैनिक हो रहा होता है कि मैं इन दोनों की हेल्प कैसे करूं। जिसके बाद वो रात में इन दोनों से अलग आकर सो जाता है। लेकिन जैसे वो सुबह जाकर इन दोनों को देखता है तो वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि यहाँ पर काफी सारे क्यूट क्यूट पपीज होते हैं। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है, और ये सारे के सारे पपीज और ये डॉग्स यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और इन सभी को हिराकू की हट काफी पसंद आती है, तो हिराकू भी अपने रहने के लिए एक और काफी बड़ी हट बना लेता है। और अब वो दोबारा से अपने खेतों में आ जाता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। और जब वो इस टमाटर को चक्कर देखता है तो ये काफी मीठा होता है, और उसके पालतू डॉग्स अपने आप ही शिकार कर लेते हैं। और जब ये उन्हें वेजिटेबल्स खिलाता है तो वो इसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। हिराकू दोबारा से हार्वेस्टिंग करने के लिए आ जाता है, और वो ये सोचता है कि मुझे ये सारा सामान रखने के लिए एक स्टोरेज हाउस बनाना होगा, और साथ में कुछ बर्तन और फर्नीचर भी जो कि मेरे काम आएंगे। और फिर हम गॉड को देखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हिराकू उस वर्ल्ड में क्या कर रहा होगा। और वैसे मैं एक गॉड हूँ और मेरा काम है सोल को संभालना, लेकिन मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अब भी वो एक बात को लेकर काफी रिग्रेट कर रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझसे दोबारा से एक और गलती हो गई है, और मैंने उसे गलती से एक ऐसे फॉरेस्ट में भेज दिया है जिसका नाम ही द फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। और वो इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं कि हिराकू के पास फार्मिंग स्किल्स हैं, तो वो इस जंगल में सरवाइव कैसे कर पाएगा, क्योंकि इस जंगल में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। फिर हमारी कहानी दोबारा से हिराकू पर आ जाती है, जो कि अपने प्लांट्स को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, जिसे उसने बिना सीड से उगाया है। और इस जगह पर अलग अलग वेराइटीज की सब्जियां होती हैं, और वो ये कहता है कि मैं जिस भी वेजिटेबल के बारे में सोचता हूँ मेरा ऑलमाइटी टूल उसे ही उगा देता है, तो ये सारा काम करना मेरे लिए काफी आसान है। और तभी अचानक हिराकू ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक छोटा सा प्लांट है, जिसको ये सारे काफी गौर से देख रहे होते हैं।
हैं और ये प्लांट सोयाबीन का है। और साथ ही में वो ये बताता है कि जिस भी प्लांट को वो अपने ऑलमाइटी टूल से उगाता है वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और काफी जल्दी खराब भी। एग्जाम्पल के तौर पर ये पोटैटो। वैसे मुझे फार्मिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों से ही सीखना है। अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा मिट्टी लगा दूं तो ये पोटैटोज बाहर नहीं आएंगे। और अब उसने गॉड्स के भी स्टैचूज बना लिए थे। और अब हिराको कुछ नया ट्राई करने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर आ जाता है, जहाँ पर वो फ्रूट्स के प्लांट्स लगाता है जो कि आगे चलकर उसे मीठे मीठे फल दे सकें। जिसके बाद वो अपने डॉग्स के साथ खेलना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है अगर ये डॉग्स मेरे साथ ना होते तो मैं काफी अकेला पड़ जाता। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस डॉग के सर पर एक हॉर्न है और वो ये सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ल्ड में डॉग्स के सर पर हॉर्न्स होते हों। इन डॉग्स के साथ घूमते घूमते उसे यहाँ पर नदी भी मिल जाती है जिसे वो अपने घर तक लाने के बारे में सोच रहा होता है, जिसके लिए उसे लगभग 30 मिनट तक लगातार खुदाई करनी होगी। और लो भाई, इसका एक और टॉयलेट बनकर रेडी हो चुका है। और अब हिराको दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और जब वो अपनी इस गाड़ी को लेकर आगे जाता है तो इसका टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिससे हिराको उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे रोड ही सही करने होंगे। अब घर आने के बाद वो ये सोचता है कि पहले वो ऑयल सीड्स उगाए या फिर वीट, जिससे कि उसे तेल और आटा मिल सकता है। और ऐसे ही काम करते करते काफी मौसम बीत जाते हैं और फाइनली ठंड भी आ जाती है। और जैसे हिराको ये नोटिस करता है कि ठंड आ चुकी है तो वो ये कहता है कि मेरा इन कपड़ों में गुजारा नहीं होगा, मुझे ठंड के लिए इंतजाम करना होगा। और अब वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए जॉइंट रैबिट की बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर से काफी बदबू आ रही होती है। अरे छी छी छी। अब उसका डॉग भी यहाँ पर आ जाता है जो कि हिराको को लेकर अपने साथ जाता है, जहाँ पर उसे एक काफी जॉइंट स्पाइडर दिखती है जो कि उसे एक रुमाल बनाकर देती है। और ये रुमाल हिराको को काफी पसंद भी आता है। और तभी बात सामने आती है कि स्पाइडर ने उस जॉइंट ट्री पर रहना शुरू कर दिया है और ये काफी अच्छे कपड़े भी बनाती है। और अब ये बात सुनने के बाद हिराको इस स्पाइडर से अपना सारा का सारा काम निकलवा लेता है और वो स्पाइडर का नाम रखता है ज़ाबुटोन। तो लो भाई, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिराको ने सारी की सारी तैयारियां पहले से ही की होती हैं। और अब वो गरम गरम पोटैटो खाते हुए ये सोचता है कि अब मुझे काफी अकेला फील हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से किसी से बात नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलना ही भूल जाऊं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सर्दियों का मौसम जा चुका है और स्प्रिंग्स आ चुकी हैं और सारे के सारे पपीज भी बड़े होकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और अब ज़ाबुटोन भी नीचे आ जाती है, लेकिन उसके साथ में उसके काफी सारे बच्चे भी होते हैं। हिराको इन सभी को देखकर काफी चौंक जाता है और वो ये सोचता है कि इन सभी की फैमिली काफी बड़ी होती जा रही है, बस मैं ही एक नल्ला हूँ जो कि अकेला हूँ। और जब वो दोबारा से अपने खेतों में काम कर रहा होता है तभी ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजाती है। और जैसे हिराको वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और ये सारे के सारे लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। और जैसे हिराको उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है तो वो हिराको के जोर से काट लेती है, जिससे कि वो एक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन भाई हिराको के सारे पेट्स उसे मारना शुरू कर देते हैं। अरे भाई थांबा थांबा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये लड़की दोबारा से छोटी हो जाती है। हिराको उससे ये पूछता है कि तुमने मेरा ब्लड क्यों पिया? अरे मैं क्या करती, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और अब वो हिराको को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो ये कहती है कि मैंने ये सारा कुछ इसीलिए किया ताकि मेरी स्ट्रेंथ दोबारा से वापस आ जाए, लेकिन अब मैं फिर से एक छोटी सी बच्ची बन चुकी हूँ। हिराको उससे कहता है कि तुम मेरा खून दोबारा से पी सकती हो, जिसको पीते ही वो फिर से बड़ी हो जाती है। और अब हिराको इसे लेकर खेतों में आ जाता है। अबे ओए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। और इसे भी ये खेत काफी पसंद आ रहे होते हैं। और जब हिराको को ये बात पता चलती है कि इस लड़की ने आज से पहले कभी भी टमाटर नहीं खाया तो वो इसे एक टमाटर ऑफर करता है। और जैसे ये उसे खाती है तो ये उसे काफी पसंद भी आता है और वो हिराको की तारीफ करती है, जिसको सुनते ही उसका दिल गार्डन हो जाता है। और अब ऐसे ही मस्ती करते करते रात हो जाती है और ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हिराको ये नोटिस करता है कि ये लड़की मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, जिसको देखकर वो काफी चौंक जाता है। और तभी अचानक ये बात रिवील होती है कि ये लड़की एक वैम्पायर है जिसका नाम है लू। और अब वो ये बताती है कि वो एक मेडिकल प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही थी और इसीलिए वो इस जंगल में आई थी, लेकिन उसकी लड़ाई नोबल से होने के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। और अब वो इस जगह की रेपुटेशन के बारे में हिराको से बताती है तो वो ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है कि सच में इस जगह की रेपुटेशन है। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते? वैसे तुम भी तो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं? हाँ शायद। और तभी हिराको उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो? हाँ, जब तक मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। अरे नहीं, हमेशा के लिए। अरे ओए, ये तुम क्या कह रहे हो? और लू से समझाने की काफी कोशिश करती है और वो ये कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं। मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों से बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, तो प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। और लू से कहती है कि मैं ये बात सुनकर काफी सरप्राइज हुई कि तुमने मुझे अचानक से ही
प्रपोज कर दिया। क्या मैंने तुम्हें प्रपोज किया? अरे कब, कहाँ? क्या तुम्हारा मतलब वो नहीं था जो कि मैं सोच रही हूँ? अरे हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, अब प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। और वो भी इसकी बात मान लेती है और यहाँ पर रुक जाती है। और जब अगली सुबह ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं तो हिराको ये सुनकर काफी खुश होता है और वो ये पूछती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर काफी सारे स्वीट पोटैटोज उगाने वाला हूँ क्योंकि खाने वाले काफी सारे लोग हो चुके हैं और इससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। और साथ ही में वो ये बताता है कि हमारे विलेज में काफी सारे लोग आ चुके हैं, जैसे कि मेरे डॉग्स, उनके बच्चे, ज़ाबुटोन उसके बच्चे, और तुम यहाँ पर 30वें नंबर पर हो। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और ये पूछती है कि हम खेतों में मेडिकल हर्ब्स लगा सकते हैं? अरे हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। अब अगली सीन में हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी और वो ये कहती है कि मुझे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना है। पता नहीं क्यों सारे के सारे कस्टमर्स वहीं पर जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और अब ये दोनों सोकर उड़ चुके थे और जैसे लू बाहर आती है तो हिराको उसको देखकर ही कहता है कि इसने मेरा काफी साथ दिया है, यहाँ तक कि इसने मेरे वॉशरूम में लाइट्स भी लगा दिए हैं। और खाना खाते हुए लू उससे पूछती है क्या तुम खाने में नमक नहीं डालते? और वो ये कहता है कि मैं इस नमक को काफी लंबे टाइम से ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक नमक नहीं मिला है। और वो ये कहती है कि वो देखो सामने वो रहा नमक, हम इसे डिसॉल्व करके और बॉईल करके नमक बना सकते हैं। और अभी दोनों उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर हिराको ने फ्रूट वाले प्लांट्स लगाए हुए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं और साथ में डॉली की चाय पी रहे होते हैं। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे चलकर अखरोट भी उगाऊं। वैसे लू तुम काफी अच्छी टी बनाती हो लेकिन मेरा मन ग्रीन टी पीने का कर रहा है। और तभी अचानक से खतरे की घंटी बज जाती है और जब ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक लड़की होती है और हिराको उसको देखकर ये सोचता है कि ये सिचुएशन तो मैंने पहले भी देखी है। और अब वो लड़की उससे हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और जैसे हिराको इसकी हेल्प करता है तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी को हील कर लेती है और साथ में एकदम साफ भी। वैसे मैजिक तो काफी कमाल का होता है, क्यों है ना लू? लेकिन तभी अचानक हिराको ये नोटिस करता है कि लू यहाँ से भाग रही होती है और ये लड़की उससे कहती है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो, चलो मेरे साथ चलो। ये बात सुनते ही सारे के सारे पेट्स उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। और अब अगली सीन में ये सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ काफी परेशान होती हैं और वो लड़की लू से पूछती है कि ये इंसान कौन है? और वो ये कहती है कि ये मेरे पति देव हैं। और वो ये बात सुनकर काफी चौंक जाती है, क्या सच में तुम इसके पति हो? अरे हाँ, ये एकदम सही कह रही है। और अब ये लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये कहती है कि मेरा नाम है टिया और मैं एक एंजल हूँ। वैसे तुम जैसी एंजल लू के पीछे क्यों है? वो ये बताती है कि लू ने एक काफी बड़े टाउन को तबाह कर दिया है और जो भी इसे पकड़ कर लेकर जाएगा उसे इनाम मिलने वाला है। हिराको उससे ये पूछता है कि तुमने सच में ऐसा किया है? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती उन नोबल्स की है जो कि मुझसे जबरदस्ती वो मेडिसिन और ड्रग्स बनवाना चाहते थे। टिया उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम ये सारा कुछ कैसे कर सकती हो, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी गलती हो गई है। टिया उसे ये कहती है कि तुम्हें देखकर काफी अजीब लग रहा है, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ, मैं ये बात जानती हूँ कि मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और ये सारा कुछ तब हुआ जब मेरी फाइट इन सारे डॉग्स के साथ हुई। अब ये दोनों उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और साथ में सारे के सारे खेत दिखा रहे होते हैं। और जैसे ही उसकी मुलाकात ज़ाबुटोन से होती है तो टिया उसे देखकर बेहोश हो जाती है। लू से कहती है कि चलो हम सारी सब्जियों को काटने जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। और अभी सारे उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हिराको एक कैबेज को काटता है और टिया को भी ये करने के लिए कहता है और टिया भी इस कैबेज को काफी आराम से काट देती है। हिराको उससे ये पूछता है क्या तुम इसे खाना चाहती हो? और वो इसे अच्छी तरह से धोकर इसके ऊपर सॉल्ट डालता है और जब टिया इसे खाती है तो उसे ये कैबेज काफी ज्यादा पसंद भी आती है। वैसे ये सारी सब्जियाँ मैंने अपने आप ही उगाई है, इसीलिए इनका टेस्ट काफी अच्छा है। अब शाम में ये सारे हार्वेस्टिंग करते करते काफी थक जाते हैं और तभी ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और अपने कपड़ों को एकदम सही कर लेती हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाता। लू से यहाँ पर रुकाने के लिए काफी इंसिस्ट कर रही होती है। वो ये कहती है कि मेरी बॉडी ये सारा कुछ अकेले झेल नहीं पाएगी, तो प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ। अब टिया भी इन सभी के साथ रहना शुरू कर देती है और साथ ही में वो हार्वेस्टिंग में भी काफी हेल्प कर रही होती है। और जब ये सारा काम खत्म करने के बाद हिराको अपने घर पर आता है तो वो ये देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा पपीज होते हैं और वो ये सोचता है कि इन दोनों की फैमिलीज तो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये घर भी इनके लिए काफी छोटा पड़ जाएगा। जिसके बाद वो इन सभी के रहने के लिए एक अलग से डॉग एरिया बना देता है जहाँ पर ये सारे के सारे डॉग्स आराम से रह सकते हैं। तभी वो ये नोटिस करता है कि ज़ाबुटोन के बच्चे भी अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं और अब टिया हिराको के पास आती है और वो ये कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अब ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जब वो यहाँ पर वापस आती है तो वो अपने साथ काफी सारी एल्फ्स को भी लेकर आती है जिन सभी का नाम एल से शुरू होता है। वो ये पूछती है कि हम सारे यहाँ पर रह सकते हैं और टिया ये बताती है कि ये सारे नॉर्थ के एक गाँव में रहा
रहा करते थे, लेकिन ह्यूमंस की वॉर की वजह से ये सारे मारे गए और काफी कम बचे। और अब इनमें से एक एल्फ जिसका नाम लिया होता है, वो ये कहती है कि जब तक हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा, हम सारे अपनी पॉपुलेशन को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं। ये सारे अब इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं या फिर नहीं। और तभी लिया ये बताती है कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी हूँ, मेरी उम्र 400 साल है। और दूसरी वाली एल्फ ये कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी उम्र बस 300 साल है। हिराकू ये सारा माजरा सुनने के बाद उन सभी को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है, जिसको सुनने के बाद ये सारी एल्फ्स काफी खुश हो जाती हैं। आपका शुक्रिया। लेकिन जब उनकी मुलाकात ज़ाबुटोन और इन डॉग्स के साथ होती है तो ये सारी की सारी एल्फ्स उन्हें देखकर बेहोश हो जाती हैं। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी एल्फ्स यहाँ पर रहने के लिए काम करना शुरू कर देती हैं और साथ में अपने लिए टॉयलेट भी बना रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि हिराकू ने एक ही झटके में काफी बड़े पेड़ को काट दिया है, जो कि मेटल से भी काफी स्ट्रॉन्ग था। हिराकू इन सभी को देखकर कहता है कि इन सारी एल्फ्स ने यहाँ पर सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लिया है और लो भाई 10 दिनों के अंदर इनका एक काफी आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। इस घर में अंदर आने के बाद हिराकू ये नोटिस करता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और सामने ही एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पर ये सारे बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। और अब वो इन सभी को ऊपर से देखता हुआ ये सोचता है कि ये घर इन सभी के लिए एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर ये सारे पीसफुली और सेफली रह पाएं। अगले दिन हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी एल्फ्स बड़ी आराम से काम कर रही होती हैं और कुछ एल्फ्स तो ऐसी होती हैं जो कि कच्चा लहसुन खा रही होती हैं। हिराकू इस बात को सुनकर भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये एल्फ मीट खा सकती हैं और साथ में फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब वो लिया को वो सारी बातें बता रहा होता है जो कि उसे लगती थी कि एक एल्फ नहीं कर सकती। और लिया उसको देखकर ये कहती है अगर हम तुम्हारे मुताबिक चलेंगे तो हम इस जंगल में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हम सारे मारे जाएंगे बुद्धू। हिराकू भी इस बात को समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में जो एल्फ्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिया उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथ का भी काम कर सकते हैं। बाहर आने के बाद ये सारी एल्फ्स लिया के कहने पर एक फर्नेस बना देती हैं जहाँ पर ये सारे लोहे को पिघलाकर एक कढ़ाई बनाते हैं और ये कढ़ाई हिराकू को काफी पसंद आती है। वैसे हम 200 सालों तक अपने घर से दूर रहे हैं तो ये सारे काम करना हमारे लिए काफी आसान है, लेकिन हम एक ही काम नहीं कर पाए और वो है सेटल डाउन होना और रिप्रोड्यूस करना। वो सारे काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अबे ओए यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? अगले सीन में ये सारे काम खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक एल्फ आती है और वो ये कहती है कि हम इस चीज का इस्तेमाल करके ब्रेड बना सकते हैं, तो क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ? जिसके बाद ये सारी एल्फ्स ब्रेड को बनाना शुरू करती हैं और जब ये ब्रेड बनकर तैयार हो जाती है और जैसे ये सारे उसे टेस्ट करते हैं तो ये ब्रेड काफी अच्छी बनी होती है। हिराकू भी ये सोचता है कि सच में ये ब्रेड काफी अच्छी है और वैसे अगर हम ब्रेड बना सकते हैं तो क्या मैं अपने व्हीट फार्म को और भी ज्यादा बड़ा कर लूँ? वैसे लू, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं क्या वो जगह किसी से बिलोंग करती है? वैसे ये जगह किसी को भी बिलोंग नहीं करती और टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड के अंडर आती है। क्या डीमन लॉर्ड? और ये तुम मुझे अब बता रही हो, कहीं वो मेरी चटनी ना बना दे। लू से कहती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये सारी चीजें तुमने अपने हाथ से बनाई हैं, तो ये जगह तुम्हें से ही बिलोंग करती है। और अब ये सारे अंदर बैठकर हिराकू के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। टिया कहती है कि वो इंसान सरप्राइजेस से भरा हुआ है और वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन सभी को ऐसा लगता है कि हिराकू एक नंबर का भोला चमन है, यानी कि काफी भोला इंसान है। लेकिन भाई हिराकू तो अपने कमरे में बैठा हुआ आराम से एक कप बना रहा होता है। वैसे मैंने वाटरवे का रास्ता बीच में ही छोड़ दिया था, तो चलो मैं उसे कल पूरा करता हूँ। और अब अगली सीन में हिराकू अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर ज़ाबुटोन आ जाती है जो कि उसे एक क्वीन बी से मिलाती है। हिराकू उसको देखकर ये सोचता है कि इसकी हालत काफी खराब है तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो वो उसके रहने के लिए एक घर बना देता है जहाँ पर वो आराम से अपना मधुमक्खी का छत्ता बना सकती है। फिर हम 10 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये छत्ता काफी बड़ा हो चुका है और सारे के सारे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। हिराकू भी इन सभी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये क्वीन बी सच में काफी बड़ी है और सारे के सारे वर्कर्स काफी छोटे हैं। अगर मैं इन सभी को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या ये सारे शहद बनाएंगे? अब टिया जैसे उससे मिलने के लिए यहाँ पर आती है तो वो इन सारी की सारी मधुमक्खियों को देखकर यहाँ से भाग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की में कोई न कोई दिक्कत है। अब इस तरफ हम ये देखते हैं कि हिराकू ने एक काफी बड़ा गड्ढा बना लिया होता है जो कि एक तरह का रिजर्वर है जहाँ पर वो नदी का पानी लाने वाला है। और लिया उससे पूछती है कि ये चीज क्या है? वैसे मैं यहाँ पर एक रिजर्वर बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं नदी का पानी लेकर आने वाला था, लेकिन मैं बाकी कामों में काफी बिजी हो गया तो मैं इसके बारे में भूल गया, लेकिन आज मैं इस काम को पूरा करूंगा। अब हिराकू इस बारे में सोच रहा होता है कि वो यहाँ के वाटरवे को किस तरह से बनाएगा। क्या मैं उसे पत्थर से बनाऊं? लिया उसे मना करती है कि इस जगह पर पत्थर मिलना काफी मुश्किल है, तो क्या हम इसे लकड़ी से बना सकते हैं? अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर गलती से बीच में कोई छेद हुआ तो सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो चलो फिर मैं
इसका यूज करने वाला हूँ। और वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कंक्रीट से भी काफी हार्ड है। और अभी सारे फाउंडेशन बनाने में लग जाते हैं और ऊपर वही स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं जिसके अंदर से पानी जा सकता है। सारी की सारी एल्स फाउंडेशन का काम संभाल रही हैं और मैं उसे मजबूत करने का। ऐसे ही काम करते करते इन सभी की मेहनत रंग लाती है और फाइनली ये बनकर तैयार हो जाता है। तो लो फाइनली ये तैयार हो चुका है और अब हमें बार बार जाकर कुएं से पानी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो ये नोटिस करता है कि इस पानी के साथ मछलियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं। तो चलो खाने का भी इंतजाम हो रहा है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक काफी बड़ी मछली आ जाती है जो कि हिराको के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने टूल का इस्तेमाल करके इस मछली को आराम से ही काट देता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको इसी मछली को बना रहा होता है और जैसे वो इसे टेस्ट करता है तो ये मछली उसे काफी पसंद आती है। और जब टिया और लू भी इसे ट्राई करती हैं तो उन्हें भी ये मछली काफी पसंद आती है। और अब सारी की सारी एल्स भी यहाँ पर आ चुकी थी, हमें भी उसे ट्राई करना है। हिराको राइस क्रॉप्स के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सारे प्लांट्स इस सॉइल में ग्रो करेंगे। और वो ये कहता है तो चलो फिर राइस पैडी बनाते हैं। पर ये सारी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही होती हैं तो हिराको उन्हें ये करके दिखाता है। वो यहाँ पर काफी बड़े एरिया को साफ करके उसके अंदर पानी भर देता है। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम यहाँ पर काफी सारी मछलियाँ लाने वाले हो, क्यों है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ने वाली है। और अब ये सारी की सारी एल्स पानी में उतर जाती हैं। हिराको उनसे कहता है कि लो तुम इन सारे पौधों को पानी में लगा दो और वो सारी एल्स काम पर लग जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी राइस की क्रॉप एकदम तैयार हो जाती है। हिराको ये कहता है मैं इस बात को नहीं जानता कि ये सारा पानी का कमाल है या फिर मेरे ऑलमाइटी टूल का। और अब ये सारी की सारी फसल पक जाती है तो ये उनकी हार्वेस्टिंग करके उन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि उनका सारा का सारा मॉइस्चर दूर हो जाए। हिराको ये सोचता है कि मैंने ये सारा कुछ करना एक टीवी शो से सीखा है। और अब वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके एक थ्रेसर बना देता है और इन सभी के सामने थ्रेसिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर ये सारी की सारी एल्स काफी हैरान हो जाती हैं। अब बारी आती है इन चावलों को छानने की और उन्हें अच्छे से साफ करने की। और अब फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हिराको ने राइस बना लिए होते हैं और ये दोनों उससे कहती हैं कि अब हम इन्हें खा सकते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं। और वो इन्हें बनाने के लिए एक पॉट में रख देता है। लू अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये राइस बनकर रेडी हो जाते हैं। क्या अब हम इन्हें खा सकते हैं? अरे नहीं, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि वो इन सभी के लिए राइस बॉल्स बना रहा होता है। और देखते ही देखते ये सारे के सारे राइस बॉल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। और जैसे ये सारे उन्हें खाते हैं तो ये सारे राइस बॉल्स उन्हें काफी पसंद आते हैं। लेकिन भाई हिराको को एक भी राइस बॉल नहीं मिलता। ये एल्स सारा का सारा चट कर जाती हैं। लगता है मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें बनाने के लिए। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे काम करते करते काफी थक जाते हैं, लेकिन ये एल्स अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को एकदम साफ कर लेती हैं। हिराको ये सोचता है काश मेरे पास भी एक बाथरूम होता जहाँ पर मैं अपने कपड़ों को साफ कर पाता। फिर वो इन सभी को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बाथरूम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा होता है। और साथ ही में वो एक नक्शा भी बनाता है। तुम यहाँ पर आराम से नहा सकती हो, वैसे हम तो नदी में भी नहा सकते हैं। बेटा अगर तुम ठंड में वहाँ पर नहाओगी तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। तुम सारे मेरे ऊपर बिलीव करो, बाथरूम काफी अच्छे होते हैं और मैं उन्हें बनाकर रहूंगा। अब अगली सीन में सारे बाथरूम बनाने के काम पर लग जाते हैं और सबसे पहले ये फर्नेस बनाते हैं जहाँ से पानी को गर्म किया जाएगा और साथ ही में एक ऐसी जगह जहाँ से पानी आएगा और एक काफी बड़ा बाथटब भी। हिराको इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि उनके नहाने के बाद सारा का सारा पानी दोबारा से नदी में चला जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता। और तभी टिया यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है वैसे तुम इस काम को करने के लिए स्लाइम्स की हेल्प ले सकते हो। वो सारी की सारी गंदगी को एकदम साफ कर देंगे और पानी को भी एकदम प्यूरिफाई। जिसके बाद टिया पास के एक विलेज से अपने साथ कुछ स्लाइम्स को लेकर आती है और हिराको भी उन्हें आर्टिफिशियल बनाए हुए प्यूरिफिकेशन पूल के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो सारे के सारे पानी को एकदम साफ कर सके। वैसे मैंने भी कुछ स्लाइम्स को टॉयलेट के अंदर डाल दिया है ताकि वो सारी की सारी गंदगी को साफ कर सके। हिराको भी इस बात को लेकर टेंशन फ्री हो जाता है कि गंदे पानी का जुगाड़ हो चुका है और साथ में सारी की सारी गंदगी का। और अब वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा होता है जिससे कि वो आग जलाकर पानी को गर्म कर सके। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक मशरूम है और मशरूम को देखकर उसकी फट रही होती है, क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता कि इस जंगल में कौन से मशरूम पॉइजनस हैं और कौन से सही हैं। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बात कैसे लेते हैं। पहले तुम सारे अपने कपड़ों को चेंज करके आओगे, फिर ऐसे करना और ऐसे करना और तुम नहा लोगे। वैसे हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्या तुम हमें करके दिखा सकते हो? अबे ओए, अब ये भी करना पड़ेगा। जिसके बाद हिराको उन्हें सारा कुछ करके दिखाता है कि कैसे उन्हें कपड़े चेंज करने हैं और कैसे उन्हें गर्म पानी अपनी बॉडी में डालकर बाथटब में बैठ जाना है। अरे वाह, इसके अंदर तो काफी मजा आ रहा है और मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है ऐसी बात लिए हुए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इन सभी से कहता है कि तुम सारी भी अंदर आ सकती हो और वो सारी एल्स भी कपड़े उतार कर अंदर आ जाती हैं। अरे यार, मुझे तो बाहर जाने
जाने दो। और अभी सारी की सारी लड़कियां हिराको को छेड़ना शुरू कर देती हैं। क्या हम सारे एक साथ बात नहीं ले सकते और इससे हमें बार बार पानी भी गर्म करना नहीं पड़ेगा। हाँ तुम्हारी बातें सही तो हैं, लेकिन अब भी मुझे काफी शर्म आ रही है। अब वो ये कहता है कि मैं अपने लिए एक अलग से बाथरूम बनाने वाला हूँ। ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, अपने लिए एक अलग से बाथरूम, हम भी तुम्हारे साथ ही नहाएंगे। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि हिराको जिन मशरूम्स को उगाने के बारे में सोच रहा था वो फाइनली उग चुके हैं। तभी हिराको ये नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ नई एल्फ्स खड़ी होती हैं और वो इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है। और लिया उसे बताती है कि ये सारी एल्फ्स हमारे ही गांव में रहा करती थी और ये हमसे बिछड़ गई थी और हमने इन्हें 200 सालों से नहीं देखा और ये सारी भी यहाँ पर रहने की बात कर रही होती हैं। हिराको उनसे कहता है कि तुम सारे यहाँ पर रह सकते हो। लिया उन सभी से कहती है कि हम सारे मिलकर पहले हिराको के घर को अपग्रेड करने वाले हैं। हाँ हम भी तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं, चलो काम करते हैं। कुरो भी ये सारा कुछ देख रहा होता है कि उसके विलेज में काफी सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं और अब वो अपने बारे में बताता है। मेरे यहाँ पर आने से पहले मैं जंगल में इधर उधर भटका करता था और मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एक पहचान मिली, मेरा नाम मिला जो कि है कोरो। यहाँ पर आने से पहले मेरी मुलाकात एक फीमेल से हुई और हम दोनों ने साथ ही सफर तय किया और वो बच्चों को भी जन्म देने वाली थी। कुरो ये बताता है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनकी मुठभेड़ एक ग्रैपलर बियर के साथ हुई जिसने उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसने इन्हें जान से नहीं मारा। ऐसे ही आगे चलते चलते हमें हिराको मिला जिसने हमें नाम और खाना दिया और मैं इस बात को सोचकर भी काफी हैरान होता हूँ कि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया। कुरो ये बताता है कि हम हिराको से लड़ना नहीं चाहते थे तो इसलिए हमने उसे अपना मास्टर बना लिया। वैसे हमारे मास्टर ये बात नहीं जानते कि हम कोई डॉग नहीं है, हम एक वुल्फ हैं जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है और हम काफी खतरनाक हैं। हिराको और बाकी सब इस बात को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि उनका घर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हिराको भी इस घर को देखकर ये सोचता है कि मुझे इस बात की काफी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरा ये घर कैसा बनेगा, लेकिन अब देखो ये तो काफी कमाल का लग रहा है। और अभी सारे अंदर आ जाते हैं। हिराको इस बात को देखकर काफी शॉक्ड होता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है। लू ये बताती है कि हमने इस घर को ऐसे बनाया है कि यहाँ पर मेन हॉल है जहाँ पर सारे के सारे लोग आराम से आकर बातें कर सकते हैं। जिसके बाद ये हिराको को उसका रूम दिखाते हैं और साथ में सेलर भी जहाँ पर ये काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। तभी हिराको को एक अजीब सा रूम दिखता है और जैसे वो जाकर इसके दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक डबल बेड पड़ा हुआ होता है जिसको देखकर हिराको काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है अभी ओए ये सब क्या है, मैंने गलती से इस रूम को खोल दिया और अब मुझे ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि मैंने कुछ देखा ही ना हो। और अभी सारे बाहर आ जाते हैं जहाँ पर हिराको इस पेड़ को देखकर ये सोचता है कि इस पेड़ को देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये पेड़ हमें ही देख रहा हो। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको कुछ मूर्तियों को सरकाते हुए अपने डोर के पास ले आता है और ये दोनों मूर्तियाँ उसके डॉग्स की होती हैं। जब वो किचन में काम कर रहा होता है तो ये दोनों लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हम दोनों काफी थक चुके हैं और हमें काफी भूख भी लग रही है, तो आज तुम क्या बनाने वाले हो? मैं कुछ ऐसा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जिसे करी कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो करी तुम सभी को काफी पसंद भी आएगी। तो क्या करी को बनाना इतना मुश्किल है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करी बनाना काफी आसान है, लेकिन इसको मास्टर करना उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। और अभी सारे दोबारा से अपने खेतों में आ जाते हैं और अलग अलग प्लांट्स को देख रहे होते हैं और ये दोनों भी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। हिराको उन्हें बताता है वैसे तो ये फ्रूट्स यहाँ पर उगते नहीं है, लेकिन मैं अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स उगा सकता हूँ। जिसके बाद ये सारे हार्वेस्टिंग पर लग जाते हैं। हिराको उसे क्यूमिन दिखाता है। लू से देखकर कहती है कि इसके अंदर से तो काफी अजीब स्मेल आ रही है। अगली चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो है टर्मरिक, जो कि हमारी करी को कलर देगी और ये उन्हें मिल भी जाती है। और अब ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सुखा रही होती है। हिराको उन सभी को बता रहा होता है कि उन्हें करी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे ये डॉग्स उसे सूंघते हैं तो वो दोनों यहाँ से कल्टी मारकर भाग जाते हैं। ये दोनों भी उन्हें देखकर काफी पैनिक हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं एक ऐसा प्लांट जो कि इन्फर्नो वुल्फ को भी यहाँ से भगा सकता है, ये क्या चीज है। इस तरफ हिराको ने सारे के सारे मसालों को इकट्ठा कर लिया था। हिराको उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं। वो ये कहती है कि लू और टिया किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही इसे हैंडल कर सकते हैं। और अब ये दोनों करी बनाने में लग जाते हैं। हिराको सारे के सारे मसालों को कूट कर इसके अंदर डाल देता है और उसे इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि करी बन रही है। ये स्मेल काफी दूर तक जा रही होती है जिसे उसके डॉग्स और सारी की सारी एल्फ्स भी सूंघ लेती हैं। कुछ मसाले और मीट डालने के बाद हिराको इसे ढक देता है और इसकी स्मेल काफी अच्छी होती है जिसे लू भी बड़ी आराम से सूंघ रही होती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई न कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। अरे हाँ, वो तो नान है जो कि मैं भूल गया। वो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं नान को कैसे भूल सकता हूँ? क्या मैं उसे छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं, वो तो काफी इम्पोर्टेंट है। और अब वो इन सभी को गिनना शुरू करता है, यानी कि उसे काफी सारी नान बनानी है और वो अपने
काम पर लग जाता है और वो ये काम कढ़ाई को उल्टा करके कर रहा होता है। थोड़ी ही देर ऐसे काम करते करते सारी की सारी नान बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ये करी बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन ये सारे के सारे उसे खाने से थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि ये डिश उनके लिए नहीं है। हिराको उन्हें खाकर दिखाता है, जिसके बाद ये सारे लोग भी खाना शुरू कर देते हैं और इन सभी को ये करी काफी पसंद आती है। हिराको उनसे कहता है अगर तुम्हें ये करी पसंद ना आई हो तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो सारे के सारे लोग दोबारा से लाइन में लग जाते हैं ताकि वो दोबारा से खाना ले सकें। लू और टिया इस करी का इस्तेमाल कुत्तों को भगाने में कर रही होती हैं। चलो ये काम करता है। मुझे इस बार भी करी नहीं मिली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन सब ने करी खा तो ली और अब मौसम बदलना भी शुरू हो चुका है, यानी कि विंटर्स आने वाली है। हिराको ये सोचता है अगर एक बार हमारे घर के ऊपर बर्फ गिर गई तो हमारा बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमें सारी की सारी तैयारियां पहले ही करनी होंगी। हिराको ने काफी सारी लकड़ियां पहले ही इकट्ठी कर ली होती हैं और अब वो ज़ाबुटोन के पास आता है, जिसे वो पोटैटोस देता है और बदले में उसे कंबल मिल जाते हैं। अब ये सारे के सारे लोग विंटर्स आने से पहले अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं और साथ में ये एल्स भी काफी काम कर रही होती हैं। यहाँ पर लू और टिया भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे फूड को प्रिजर्व कर रही होती हैं, जो कि इनके बाद में काम आ सकता है। तभी हिराको लू को देखता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मीट को प्रिजर्व कर रही होती है। काश मैं भी मैजिक कर पाता, और वो भी इसे करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास मैजिक नहीं है, लेकिन इन सभी को रोज देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मैजिक सीखना चाहिए। अब रात में लू उसे ये बता रही होती है कि इग्निशन एक लो लेवल का स्पेल है, लेकिन इसे भी करने के लिए तुम्हें मैजिक आना काफी जरूरी है। हाँ, मैंने भी मैजिक करने का ट्राई तो किया था, लेकिन मुझसे वो नहीं हुआ। और अब ये सारे यहाँ पर गोलम को समन करने की बात कर रहे होते हैं। हिराको टिया की तारीफ करता है कि उसका मैजिक काफी कमाल का है, और ये सुनने के बाद लू काफी जेलस हो जाती है। मैं भी तो काफी सारा काम करती हूँ। अरे हाँ, तुम सारे यहाँ पर काफी सारा काम करते हो, बस मैं ही एक नल्ला हूँ। और अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और विंटर्स आ जाती है, लेकिन ये सारे घर में काफी बोर हो रहे होते हैं। तो हिराको इन सभी के लिए अलग अलग गेम्स बनाता है और इन सभी को उनके रूल्स भी समझाता है, पर ये सारे रूल्स लू के सर के ऊपर से जा रहे होते हैं। पर टिया इन सारी बातों को समझ जाती है और हिराको उसकी तारीफ करता है, तुम तो काफी कमाल की हो। ये सुनने के बाद लू काफी गुस्से में आ जाती है। तो चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, वैसे भी हमारा पुराना हिसाब अभी बाकी है। अब इन दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस मैच चल रहा होता है। हिराको ये समझ जाता है कि लू हारने वाली है, लेकिन तभी वो बीच में गड़बड़ कर देती है। मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से हुआ और मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि हमारे पीसीस कहाँ पर थे। तो चलो गेम को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन भाई टिया भी काफी चालाक होती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारी की सारी चीजों को दोबारा से सेटल डाउन कर देती है और लू का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई मैजिक का इस्तेमाल करते हुए? वैसे तुमने भी तो चीटिंग की थी। अब इन दोनों की गेम ऐसे ही चलती रहती है। हिराको बाहर आकर नोटिस करता है कि कुरो और लिया भी गेम खेल रहे हैं, जिसमें कुरो जीत जाता है। हिराको इस बात को देखकर काफी शॉक था कि कुरो ने सारी की सारी गेम समझ ली है, और जब वो बाहर आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर भी दो डॉग्स चेस खेल रहे होते हैं, जिनको देखकर हिराको ये समझ जाता है कि ये दोनों ही चेस में काफी माहिर हैं। अब लू भी उनके साथ खेलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, लेकिन जैसी वो ये गेम खेलती है तो वो कुरो से हार जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको कुरो के साथ बैठकर mahjong खेल रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो कुरो से जीत सकता है, पर वो भी इससे हार जाता है। अब ये दोनों जाकर कोने में बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि कुरो तुम तो नंबर 1 हो। और अब ऐसी ही मस्ती करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है और विंटर्स निकल जाती हैं और आ जाती हैं स्प्रिंग्स। बाहर आने के बाद ये सारे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से अपनी क्रॉप्स को प्लांट कर देना चाहिए, और साथ ही में ज़ाबुटोन भी हाइबरनेशन से बाहर आने वाली है, तो चलो उसके लिए कुछ पोटैटोज लेकर चलते हैं। पर तभी अचानक ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजा देती है, और जब ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो हिराको ये नोटिस करता है कि एक काफी बड़ी चीज उनकी तरफ ही आ रही है। हिराको ये कहता है कि ये एक ड्रैगन है। अरे नहीं, ये एक वाइवर्न है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। इस वाइवर्न को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी गुस्से में है और ये इन सभी के ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है। लू और टीना इस अटैक को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर ये अटैक साइड में जाकर लगता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। ये सारी की सारी एल्फ्स इस आग को बुझाने का ट्राई कर रही होती हैं। लू और टिया ये कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। हिराको भी खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि हम सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो ये देखता है कि ये वाइवर्न उड़ सकता है, तो यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन हिराको इन सभी को बचाने के बारे में सोच रहा होता है, और जैसे वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो उसका ऑलमाइटी टूल ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो एक स्पीयर बन जाता है, जिसको वो काफी जोर से फेंक कर मारता है। लेकिन ये वाइवर्न अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इस अटैक से बच जाता है। लेकिन हिराको का स्पीयर काफी दमदार होता है और वो जाकर सीधा इस वाइवर्न के एक हाथ पर लगता है और उसका पंख कट जाता है। और अब ये ऑलमाइटी टूल दोबारा से हिराको के हाथ में आ जाता है और वो इसे जोरदार तरीके से फेंक कर मारता है, और इस बार ये स्पीयर वाइवर्न की आर्म
पार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये सारे इस वाइवन के पास आ जाते हैं। हिराको ये पूछता है कि इस जगह पर ऐसे भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं। टिया और लू कहती हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर रहते हैं, लेकिन इस जगह पर इतने बड़े मॉन्स्टर का मिलना ये तो इम्पॉसिबल है। तो कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इस वाइवन को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा हो। अरे नहीं, इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइवन किसी के कंट्रोल में नहीं था। तो चलो फिर ये एक रेयर इंसिडेंट हो सकता है। अब अगले सीन में ये सारे घर पर आ जाते हैं और इसी वाइवन को बनाकर खा रहे होते हैं। लू ये बताती है कि इस वाइवन का टेस्ट काफी अच्छा होता है। तो फिर क्या था, हिराको इस वाइवन की काफी सारी डिशेस बना देता है जिसको ये सारे बड़े चाव से खाते हैं। लू टिया से पूछती है क्या तुम हिराको के उस अटैक को डॉज कर पाती, पर वो इस बात के लिए मना कर रही होती है क्योंकि वो अटैक काफी खतरनाक था और वाइवन भी उसे झेल नहीं पाया। और अभी दोनों इस बात को लेकर काफी खुश हो रही होती हैं कि जब वो दोनों इस विलेज के अंदर आई थी तो उनका सामना हिराको के गुस्से से नहीं हुआ, वरना ये दोनों भी मारी जाती। अरे क्या हुआ, तुम दोनों बातें कर रही हो, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ये खाना तो एक नंबर है। और अब अगली सीन में हमें डीमन लॉर्ड का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किसी ने वाइवन को जान से मार दिया। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं क्योंकि वाइवन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ तक कि एक मिलिट्री के बराबर भी। हम एक ऐसे इंसान से लड़ नहीं सकते जिसने वाइवन को हराया हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर एक और ड्रैगन को देखते हैं जो कि गुच्ची से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है क्या तुमने वो देखा? हाँ मैंने वो देखा। तुम्हें क्या लगता है अगर वो अटैक मेरे लगता तो मेरा क्या होता? वो अटैक तुम्हारे आर पार हो जाता और तुम भी मारे जाते। तो पक्का कोई न कोई बेवकूफी होगा जो उनके ऊपर अटैक करेगा। और अभी सारे दोबारा से खेतों में आ जाते हैं। हिराको ये सोचता है कि कल मैंने जो वाइवन का मीट बनाया था उसमें कुछ तो मिसिंग था, तो चलो फिर वाइन बनाते हैं। और अभी सारे वाइन बनाने में लग जाते हैं और ये वाइन बनाने के लिए अंगूरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर काफी सारे अंगूर इकट्ठे हो जाते हैं तो अब बारी है इन्हें स्क्वीज करके इनका जूस निकालने की, जिसके लिए उन्होंने ये तामझाम बनाया हुआ होता है। हिराको उन सभी से कहता है कि तुम सारे ये काम शुरू कर सकते हो, पर हाँ सर्कुलर मोशन में। और वो भी बैरल चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये सारी लड़कियाँ इस काम को करती हैं तो वो एक दूसरे से टकरा रही होती हैं और अब वो ये डिसाइड करती हैं कि वो ये सारा काम एक रिदम में करेंगी, 1 2 1 2। अब ये सारी एल्फ सारा का सारा काम एक कोऑर्डिनेशन में करने के लिए एक गाने को गा रही होती हैं जो कि ये अपने विलेज में गाया करती थी, जिससे सारा काम करना काफी आसान हो जाता है। और अब ये हिराको को भी अपने साथ ज्वाइन कर लेती हैं और शाम होते होते इनके पास काफी सारा अंगूरों का रस हो जाता है जिन्हें टोटल 16 बैरल्स के अंदर रखा जाता है। हिराको ये कहता है कहीं ये ज्यादा तो नहीं है? अरे तुम टेंशन मत लो, हम इसे पीकर काफी जल्दी खत्म कर देंगे। गॉड भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो ये इंसान कितना एंजॉय कर रहा है, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो? और वो ये सारी बातें एग्रीकल्चर गॉड से कह रहे होते हैं और वो ये कहती हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। पहले तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट इंसान मारा गया और बाद में तुमने उसे द फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया और साथ में तुमने उसे एक स्पीयर भी दे दिया। तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है, पर मैंने ये सारा कुछ करने के लिए तुमसे परमिशन ली थी। तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया और तुम ये बात जानते हो ना कि वो स्पीयर अपने इस्तेमाल करने वाले की सारी लाइफ फोर्स को खींचकर उसे एक ही बार में खत्म कर सकता है। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसे एक हेल्दी बॉडी दी है जो कि काफी जल्दी रिकवर भी हो जाती है। लेकिन अब भी ये एग्रीकल्चर गॉडेस उनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि आप काफी ज्यादा केयरलेस हो। इस तरफ ज़ाबुटोन ने दोबारा से खतरे की घंटी बजा दी होती है और जब ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक और लड़की होती है। लू उसको देखकर ये कहती है कि फ्लोरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बहन प्लीज मुझे बचा लो। अब ये सारे उसे लेकर घर में आ जाते हैं जहाँ पर फ्लोरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है फ्लोरा और मैं भी एक वैम्पायर हूँ। हिराको से कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो थोड़े दिन यहाँ पर रुक जाओ। वैसे मुझे अब भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लू के हस्बैंड हो। जैसे लू अपनी बहन को ये बताती है कि हिराको यहाँ का इंचार्ज है और उसने वाइवन को भी हराया है तो फ्लोरा अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। अब इन सभी की बातों से हिराको को एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये सारे के सारे पेट्स डॉग्स नहीं है, ये वुल्फ्स हैं जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ्स कहा जाता है। अब अगली सीन में ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फ्लोरा को ये खाना काफी पसंद आता है और वो ये पूछती है कि ये व्हाइट चीज क्या है। हिराको उससे कहता है कि ये है टोफू जो कि मैंने काफी मेहनत से बनाया है और वैसे मैं मिसो और सोया सॉस भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन
ये सारी बातें उन सभी के सर के ऊपर से जारी होती हैं। हिराको उन्हें सारा कुछ समझाता है कि आखिरकार फर्मेंटेड फूड क्या होता है, जैसे कि चीज और वाइन, जो कि इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता जिससे कि फर्मेंटेशन होता है। फ्लोरा इन सारी बातों को सुनने के बाद उन्हें नोट करना शुरू कर देती है। हिराको ये सोचता है कि ये भी बिल्कुल अपनी बहन की ही तरह है। और अब कुछ दिनों के बाद फ्लोरा इस विलेज से जा रही होती है और वो ये कहती है कि मैं सभी को मिसो और सोया सॉस के बारे में जरूर बताऊंगी। पर जब वो 1 महीने के बाद यहाँ पर दोबारा से आती है तो वो अपने साथ काफी सारी मेड्स को भी लेकर आती है, जो कि हिराको से कहती हैं कि मालिक आप हमें कोई भी काम दे सकते हो। हिराको ये कहता है वैसे ये क्या चीज है, क्या ये असली गाय है? फ्लोरा ये बताती है कि मैं इन सारी गाय को लेकर यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि हमें दूध मिल सके और हम चीज बना सके। और जब टिया इन सभी को यहाँ पर देखती है तो वो ये सोचती है कि ये सारे लोग काफी ज्यादा हो रहे हैं और यहाँ पर बस मैं ही एक एंजल हूँ। ये बोलने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर दोबारा से आती है तो उसके साथ 3 एंजल्स होती हैं और साथ में लिजर्ड मॉन्स्टर्स भी। और इन सभी का लीडर जिसका नाम है डागा, उसके पास एक चिकन होती है जो कि लगातार अंडे दे सकती है। हिराको भी ये सोचता है कि इन सभी के यहाँ पर आने से ये जगह और भी ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुकी है। जब ये सारी मेड्स काम कर रही होती हैं तो हिराको ये नोटिस करता है कि इन सारी मेड्स के ऊपर हॉर्न्स हैं और वो ये समझ जाता है कि ये सारी की सारी मेड्स ऑगर से बिलोंग करती हैं। लेकिन इन सभी की एक ही दिक्कत है कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। हिराको ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी को खाना बनाना सिखाएगा। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो इन सभी को खाना बनाना भी सिखा देता है और वो ये समझ जाता है कि ये सारी की सारी मेड्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हिराको ये बताता है कि सारे के सारे लिजर्ड मैन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 16 का डोला है और 46 की छाती। पर ये सारे के सारे लिजर्ड्स एक जैसे दिखते हैं तो वो इनके लीडर के हाथ में एक स्कार्फ बांध देता है जिसका नाम है डागा, ताकि उसे पहचाना जा सके। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लिया यहाँ पर और भी ज्यादा एल्फ्स को लेकर आ जाती है। हिराको उनको देखकर ये कहता है कि यहाँ पर लड़कियाँ काफी ज्यादा हो रही हैं, क्या कोई भी लड़का नहीं बचा? और लिया उसे मना करती है कि सारे के सारे लड़के मारे गए। अब कुछ दिनों के बाद हिराको सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर बुला लेता है और वो ये कहता है कि हमारे गाँव में काफी सारे लोग हो चुके हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक नाम रखा जाए। पर इन सभी को ये समझ नहीं आता कि वो इस विलेज का नाम क्या रखे। और तभी ज़ाबुटोन हिराको को ये गेट खोलने के लिए कहती है और जैसे हिराको इस गेट को खोलकर देखता है तो उसके सामने काफी बड़ा वही ट्री होता है और हिराको ये डिसाइड करता है कि हम इस विलेज का नाम रखते हैं द ग्रेट ट्री विलेज। अब रात में ये सारे आग जलाकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हिराको इन सभी से कहता है कि फाइनली हमने अपने विलेज का नाम रख लिया है, तो चलो फिर पार्टी करते हैं। सारे लोग इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। हिराको कहता है कि हमारी ये पार्टी बिना वाइन के अधूरी है, तो इसे पियो और मस्ती करो। और अभी सारे लोग उसे मेयर कहकर बुला रहे होते हैं और वो ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या मेयर और मैं, पर हमने ये डिसाइड नहीं किया है। और लो उसे सारी बातें समझाती है कि ये सारे लोग तुम्हें मेयर मानते हैं। और अभी सारे लोग दोबारा से मस्ती करना शुरू कर देते हैं और साथ में हिराको भी इन सभी को ज्वाइन कर लेता है। और जब ये सारे थक जाते हैं तो हिराको टिया के पास आकर बैठ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे अब भी इन सारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ एक सपना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ एकदम सच है और अब से हम सारे एक साथ रहने वाले हैं, वो भी इस विलेज में जिसका नाम है द ग्रेट ट्री विलेज। ये बोलते ही वो दोनों चीयर्स करते हैं और यहाँ पर लूकी सुलग रही होती है। ये काफी गलत बात है। अब हिराको अपने पेड़ के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ का मेयर बन चुका हूँ, लेकिन मेरे सारे के सारे काम अब भी वैसे के वैसे ही हैं। तभी ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजा देती है और जैसे हिराको वहाँ जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि उससे मिलने के लिए डिमोनिक किंगडम से एक बंदा आया हुआ है जिसका नाम है बीजल। और वो ये कहता है कि मैं यहाँ के लीडर से बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम है हिराको और मैं यहाँ का मेयर हूँ। वो हिराको को एक गिफ्ट देता है और वो ये कहता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ के सेटलमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। हिराको ये सुनने के बाद समझ जाता है कि लू ने भी उसे इस बारे में बताया था कि ये लैंड डीमन लॉर्ड से बिलोंग करता है। और अब उसके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि डीमन लॉर्ड मुझसे यहाँ पर रहने का टैक्स लेने वाले हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि मैं इस जगह को खाली करके चला जाऊँ। अब ये सारी बातें सोचने के बाद वो बीजल से कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड से कह दो कि वो हमें इस जमीन पर रहने दें और हम उन्हें टैक्स देने के लिए तैयार हैं। साथ ही में वो ये कहता है कि हम तुम्हें फसल का 10% देने वाले हैं। और जैसे बीजल ये सुनता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, कहीं मैंने कम तो नहीं कह दिया। बीजल उससे कहता है क्या तुम इस सेटलमेंट के लिए तैयार हो? अरे हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको हमारी फसल उठाने के लिए विंटर से पहले आना होगा। और बीजल इस बात के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हिराको इस सेटलमेंट के ऊपर साइन कर देता है और वो ये सोचता है कि इसके बदले में हम इन्हें अपनी फसल का 10% देने वाले हैं, पर हम इन्हें दूध, दही और बाकी चीजें नहीं देंगे, उसके लिए इन्हें ट्रेड करना होगा। अब बीजल के जाने से पहले हिराको उसको एक गिफ्ट दे देता
है, जिसके बाद बीजल यहाँ से चला जाता है और अब वो इन दोनों से पूछ रहा होता है क्या मैंने सही किया, और लू उससे कहती है कि तुमने एकदम सही काम किया, अब हमें डीमन लॉर्ड की भी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। लू इस गिफ्ट को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है कि ये तो ऑलमाइटी मेडिसिन है जिससे सारी की सारी चोटों को सही किया जा सकता है। और यहाँ पर डीमन कासल में सारे के सारे लोग इस बात को लेकर काफी हैरान होते हैं कि हिराको के विलेज ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। ग्रेट्स ये कहता है कि वो सारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो Y1 को हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इन सभी को ऐसा लगता है कि हिराको के विलेज के कोई न कोई गलत इरादे हैं। बीजल उनसे कहता है कि मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था और मुझे उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब ये बात सामने आती है कि बीजल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया, और वो ये बताता है कि वहाँ पर एक एंजल थी और साथ ही में तबाही मचाने वाली वो वैम्पायर, और यहाँ तक कि उनके पास इन्फर्नो वुल्फ की भी सेना है। जैसे ही ग्रेट्स वहाँ से लाए हुए फलों को खाकर देखता है तो उसे ये फल काफी पसंद आते हैं। और जब बीजल भी इस गिफ्ट के कपड़े को चेक करता है तो वो ये कहता है ये कपड़ा तो ग्रेट डीमन स्पाइडर ने बनाया है, जिसने प्रीवियस डीमन लॉर्ड के साथ काफी टक्कर से फाइट की थी। ये जानने के बाद इन सभी की फट रही होती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ड्राइम, जो कि ड्रैगन्स का ट्रू रूलर है, वो भी इस विलेज में आ जाता है और उसका साथ ही इन सभी को भी एक गिफ्ट देता है जिसे ये सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिराको उनसे पूछता है कि तुम सारे यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम्हें कोई काम था? वैसे हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है तो हमने सोचा तुमसे मिलते चले। वैसे तुम्हारे मास्टर ने हमारे सामने सर क्यों झुकाया हुआ है? जिसके बाद ड्राइम भी अपना सर ऊपर कर लेता है और अब ये ड्रैगन देखने में काफी बड़ा लग रहा होता है। हिराको उससे कहता है कि मैं आप सभी को इनवाइट तो करना चाहता हूँ, पर ये ड्रैगन काफी बड़ा है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ड्राइम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अब भी काफी घबराया हुआ है। अंदर आने के बाद ड्राइम जैसे ही वाइन को पीता है तो वो ये कहता है अरे वाह, ये तो काफी अच्छी है, अब मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे मालिक, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। और अब ये सारी बातें होने के बाद ड्राइम और वो बंदा यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह हिराको इस बात को लेकर काफी चिंता में होता है कि वो अपने गेस्ट का वेलकम कैसे कर रहा है और वो ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए एक प्रॉपर गेस्ट रूम बनाऊं। लिया उससे कहती है कि हम लोग एक ऐसा गेस्ट हाउस बना सकते हैं जिसके अंदर 30 लोग एक साथ आ जाएं। गेस्ट हाउस का डिजाइन सोचने के बाद ये सारे काम पर लग जाते हैं। हिराको उन सभी से कहता है कि हमारा अगला टास्क ये है कि हम अपने गेस्ट को कैसे ग्रीट करते हैं। वो ये कहता है कि तुम सारे उन्हें कैप्चर करके विलेज के एंट्रेंस पर ला सकते हो और जो भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए ज़ाबुटोन एक अलग से ही सिग्नल बना लेता है। जिसके बाद ये सारे डिसाइड कर रहे होते हैं अगर यहाँ पर गेस्ट के रूप में कोई बहरूपिया आ गया तो ये उससे फाइट कैसे करेंगे, और इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं जो कि गेस्ट का वेलकम करने के साथ साथ मुसीबत से भी लड़ने के लिए एकदम तैयार होगी। फ्लोरा भी ये कहती है कि मैं भी इसके अंदर शामिल होना चाहती हूँ, तो चलो तुम एक काम करो, उन गेस्ट के ऊपर नजर रखना जो कि यहाँ पर रात तक रुकने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनके ऊपर पूरी रात भी पहरा दे सकती हूँ। और अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि उनके विलेज में हाउलिंग विलेज से कुछ बंदे आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे विलेज के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। लू कहती है कि चलो मैं इन सभी को हैंडल करती हूँ, आप सारे काफी थक गए होंगे तो चलो हमारे गेस्ट हाउस में जहाँ पर आप आराम कर सकते हो। अब लू उनसे पूछती है क्या आप लोग इतने ही हो, और वो ये कहता है कि हाँ हम बस इतने ही हैं। तो चलो फिर मैं उन दोनों को दुश्मन मान लेती हूँ जिन्हें इन्फर्नो वुल्फ ने डरा कर बाहर निकाला होता है। और वो ये कहता है कि हाँ ये हमारे साथ हैं पर ये पीछे छूट गए होंगे, हमें माफ करना। लू उन्हें समझाती है कि यहाँ पर चालाकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है, क्यों समझ रहे हो ना। और अब ये सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सारी की सारी मेड्स इन सभी का स्वागत कर रही होती हैं और ये लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये सारी मेड्स काफी सुंदर हैं। तभी अचानक टिया यहाँ के गेट को बंद कर देती है। हिराको उससे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए आए थे वो हमारे लिए कोई न कोई तोहफा लाए थे, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये सारे लोग फ्रेंडली नहीं है। अब इन सारे बीस्ट मैन की दावत चलनी शुरू हो जाती है लेकिन उन्हें बस खाने में फल और सब्जियां ही मिल रही होती हैं। हिराको अपनी मेड से कहता है क्या हम इन्हें थोड़ी वाइन दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए। हिराको उन सभी को देखकर काफी अजीब हो जाता है। वो ये देखता है कि ये सारे के सारे बीस्ट मैन फल और सब्जियां काफी आराम से खा रहे हैं तो वो उन्हें वाइन भी ऑफर कर देता है, लेकिन मेड इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि एक इंसान 2 गिलास से ज्यादा वाइन नहीं पी सकता। मैं इन सारी बातों को नहीं जानता कि ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन, लेकिन मैं इन सभी को अपनी काइंडनेस दिखाना चाहता हूँ। वैसे तुम सारे यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम्हारा विलेज कहाँ पर पड़ता है? गार्व कहता है हमारा विलेज काफी पुराना है, लगभग 500 साल पुराना, और हमारे विलेज में ऐसे लोग रहते हैं जो कि ज्यादातर हंटिंग और माइनिंग करते हैं। और साथ ही में वो ये कहता है कि ये सारे लोग ट्रेडिंग से ही अपना गुजारा करते हैं और अब भी वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हिराको उनसे पूछता है कि वैसे तुम हमारे विलेज के बारे में कैसे जानते हो? वैसे हमें ये बात डीमन लॉर्ड के साथ काम करने वाले एक बंदे ने
बताई थी और तुम दोनों छुपे हुए क्यों थे। और अब वो सारी की सारी बातों को रिवील कर देते हैं और वो ये कहते हैं अगर हमारी टीम को कुछ हो जाता है तो हम विलेज में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बस इसीलिए फिर अगली सुबह हम ये देखते हैं कि हिराको को इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि ये सारे के सारे बीस्ट मैन उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोग एकदम सेफ हैं। गार्फ कहता है कि हम सारे लोग करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते। हिराको सोचता है लेकिन एक दिन तो हमें करेंसी बनानी होगी। क्या तुम हमारे विलेज में आकर हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि हाउलिंग विलेज में, क्योंकि इतना सारा सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। वैसे मैं कूरो और बाकी सभी का इस्तेमाल कर सकता हूँ सामान को वहाँ पर लेकर जाने के लिए। अब गार्फ अपने साथ लाए हुए बर्तनों को दिखाता है जिसमें वो ट्रेड करना चाहता है और फाइनली इन दोनों की ट्रेड हो जाती है और बदले में उन्हें काफी सारा खाने का सामान मिलने वाला है। और जब ये सारे वापस जा रहे होते हैं तो गार्फ हिराको से कहता है मुझे माफ करना, मैं इस बारे में नहीं जानता था कि ऐसा भी कोई ट्रेडिशन होता है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर जरूर आऊंगा। वैसे हमारा विलेज काफी गरीब है तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला सकता, मुझे माफ करना। अरे यार तुम इसकी टेंशन मत लो, और वैसे भी गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको सारे के सारे सामान को हावलिंग विलेज में पहुंचा रहा होता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये सारा सामान लेकर मैं वहाँ पर जाऊंगा, पर लो उसको मना कर देती है कि तुम यहाँ की मेयर हो और तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो। टिया कहती है कि मैं तुम्हारे बदले में ट्रेडिंग कर सकती हूँ और इन सभी को वहाँ पर जाने में काफी लंबा टाइम लगने वाला था, पर ड्राइम इस चीज के लिए मान जाता है और वो ये कहता है कि मैं इन सभी को वहाँ पर लेकर चला जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे काफी सारी वाइन चाहिए। अब वो इन सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और कुछ दिनों के बाद ये सारे वापस भी आ जाते हैं। हिराको उनसे पूछता है कि सारा कुछ कैसा रहा। टिया ये बताती है कि शुरू में वो सारे लोग थोड़े से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें कुछ सैंपल्स दिए तो ये सैंपल्स उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए और उन सभी ने हमारे साथ ट्रेड भी कर लिया। लेकिन यार उन सभी ने मेरी सारी की सारी वाइन भी खत्म कर दी। अरे कोई बात नहीं, तुम शाम में और ले लेना। अरे वाह तुम काफी अच्छे हो। अब टिया ये बताती है कि हाउलिंग विलेज के मेयर ये चाहते हैं कि वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर रहने के लिए आए। हिराको पूछता है कि वो कितने लोग हैं। टिया बताती है कि वो सारी 20 लड़कियाँ हैं। अरे यार अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे विलेज का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बस एक शर्त पर कि उनके साथ 2 मेल्स भी आएंगे। चलो मैं उनसे कह दूंगी। अब सारी की सारी लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और इनमें ही एक लड़की जिसका नाम सेना होता है वो ये कहती है कि हम सारे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस हमें अबंडन मत करना। हिराको उनसे कहता है तुम इन सारी बातों की टेंशन मत लो, लेकिन वो लड़के कहाँ पर है जिनके बारे में मैंने कहा था। सीना कहती है कि ये रहे वो तीनों यंग लड़के जैसे कि तुमने मंगवाए थे, एकदम ताजा माल। वो इन तीनों को देखकर ये सोचता है कि ये तीनों तो बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब से यही हमारे विलेज का फ्यूचर है। फिर हम ड्राइम को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही पी लेता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। अरे वाह। लू और टिया ये कहती हैं कि इस इंसान को यहाँ से लेके जाओ वरना हम इसे जान से मार देंगे। हिराको भी इस बात को देखकर काफी खुश होता है कि उसके विलेज में अडल्ट मैंस आ चुके हैं और वो इस बंदे की बात कर रहा होता है। हिराको उससे पूछता है कि आपको यहाँ पर कोई लड़की पसंद आई? यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। वो ये कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है, ये सारी काफी छोटी है और मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद आती है जिनके दाढ़ी हो। इस आदमी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब हिराको अपने ऑलमाइटी टूल को लेकर दोबारा से फील्ड में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने से एक ड्रैगन यहाँ पर आ रहा है। हिराको को ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो भी अपने ऑलमाइटी टूल को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ड्राइम आ जाता है जो कि इस ड्रैगन को रुका लेता है और अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी एक और ड्रैगन हिराको पर अटैक करने के लिए सामने से आता है। हिराको अपना स्पीयर निकालकर उसके ऊपर फेंक कर मारता है जो कि उसके साइड से निकल जाता है। हिराको ये समझता है कि ये सारे ड्रैगन उसे यहाँ पर जान से मारने के लिए आए हैं, लेकिन तभी अचानक ये बंदा सामने आ जाता है और वो ये कहता है अरे थांबा, ये सारे हमारे दुश्मन नहीं है, रुक जाओ। अब ये बात सामने आती है कि ये दोनों ही ड्राइम के फैमिली वाले हैं। ये है उसकी बेटी और ये है उसकी वाइफ। मुझे माफ करना, मेरी बेटी और मेरी वाइफ यहाँ पर आना चाहते थे और वो ये देखना चाहते थे कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। ये सारा कुछ इसीलिए होता है क्योंकि ड्राइम हर रात अपने घर से बाहर निकल जाता है और इन दोनों को ऐसा लगता है कि उसका कहीं बाहर अफेयर है और वो इन्हें धोखा दे रहा है। ओह अच्छा, अब ये बात मेरे सामने आई कि ये इंसान इतने सारे गिफ्ट्स लेकर यहाँ पर कैसे आता था।
चलो मैंने इसके लिए यहाँ पर पहले से ही एक घर बना दिया है, तो ये यहाँ पर रह सकता है। तो तुम देख रही हो ना, हम दोनों के बीच में काफी पड़ती है और इस इंसान ने हमारे लिए एक घर भी बना दिया है। क्या अब तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब ये सारी बातें सेटल हो जाती है तो ड्राइम काफी खुश होता है और हिराको भी इन सभी से माफी मांगकर दोबारा से अपने काम पर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ये सारे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसके पास हमसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ड्राइम की वाइफ अपनी बेटी से ये कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और साथ ही में पावर्स को भी सीखना होगा जो कि इस बंदे के पास है। अब ये लड़की जिसका नाम है मून, वो हिराको के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ और साथ में काम भी करना चाहती हूँ। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। और अब वो इन सभी की हेल्प करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके हाथों में काफी जान होती है तो वो सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है और साथ ही में यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट भी करती है जिससे सारे के सारे लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ तक कि लिजर्ड मैन की भी इसे देखकर फट रही होती है। हिराको इसको देखकर ये सोचता है कि ड्राइम ने मुझसे कहा था कि इस लड़की को कोई काम देना है, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ कि मैं इसे क्या काम दूं, जबकि सारे के सारे वुल्फ भी इससे डर रहे हैं। अगले सीन में हम बीजल को देखते हैं जो कि डिमोनिक किंगडम से यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने मून आ जाती है और वो ये कहती है अब से मैं ही यहाँ की इंचार्ज हूँ और मेरा नाम है लेस्टी मून और तुम मुझे लेस्टी कह सकते हो। ये सुनने के बाद बीजल के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो ये कहती है लास्ट टाइम आप जो सामान लेकर यहाँ से गए थे वो इस बार स्टॉक में नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, अब स्ट्रॉबेरी ट्राई करो। इस तरफ बीजल की काफी फट रही होती है क्योंकि वो इस बात को जान चुका है कि आखिरकार लेस्टी कौन है और वो ये कहता है कि हाँ तुम एक काम करो, मेरे 10 पैकेट्स पैक कर दो। और अब वो दोबारा से डीमन कासल में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस बात को देखकर काफी हैरान हूँ कि वहाँ पर एक ड्रैगन भी थी। अरे ओए तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बीजल कहता है कि उस जगह की सिक्योरिटी धीरे धीरे टाइट होती जा रही है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और अपनी बेटी से ये कहता है कि मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें उस विलेज में जाकर वहाँ के बारे में तहकीकात करनी है। और अब वो टेलीपोर्ट होकर इस विलेज के सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि ये विलेज तो देखने में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। अब इस विलेज में आने के बाद उसकी मुलाकात मून से होती है और वो उससे ये कहती है कि तुम हमारे विलेज में आ चुकी हो, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम शौक से रह सकती हो और चलो मैं तुम्हें पूरा का पूरा विलेज दिखाती हूँ। अब ये लड़की इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये तो सच में एक काफी पावरफुल ड्रैगन है, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अरे हाँ चलती हूँ। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक मैसेंजर आ जाती है और वो ये कहती है कि हाउलिंग विलेज से कोई आया हुआ है। मून के जाते ही ये लड़की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और वो सभी को नोटिस कर रही होती है जो लोग यहाँ पर वाइन बना रहे हैं या फिर बच्चे, और साथ ही में लू और टियागो भी। इन सभी को देखकर उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है और वो ये समझ जाती है कि इन सभी को एक साथ हराना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इन्फर्नो वुल्व्स भी हैं और साथ ही में ये स्पाइडर भी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो इन सारी बातों को अपनी डायरी में नोट कर लेती है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखती है कि सामने से हिराको जा रहा है और वो ये सोचती है कि यहाँ पर एक इंसान क्या कर रहा है। वैसे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर खो गई हो? तुम बस एक मामूली से इंसान हो और मैं तुम्हारी बातों का जवाब क्यों दूं? ये बोलने के बाद वो यहाँ से भाग जाती है। हिराको ये सोचता है पता नहीं ये क्या बकवास कर रही थी। यहाँ पर मून के पास आने के बाद वो ये कहती है कि बाहर मैंने एक इंसान देखा और वो इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। मून उसे बताती है कि वो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है और शायद तुम उसे जानती नहीं हो और ये वही इंसान है जिसने मेरी मॉम तक को भी डिफीट कर दिया था। ये सुनते ही उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो ये सोचती है कि वो इंसान सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मैंने उसे हेलो हाई भी नहीं कहा, ये मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है। जब अगली सुबह ये सारे काम कर रहे होते हैं तभी हिराको यहाँ पर आ जाता है और जैसे ये लड़की उसको देखती है तो सबसे पहले ये उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और साथ ही में काफी डर भी रही होती है क्योंकि वो कल वाली गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हिराको ये कहानी सुना रहा होता है कि उसने जिन स्लाइम्स का इस्तेमाल पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किया था अब वो स्लाइम्स काफी बढ़ते जा रहे हैं और इन सभी के कलर्स भी अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि इन सभी की एबिलिटीज भी अलग अलग हैं और सारे के सारे स्लाइम्स हार्मलेस होते हैं। तो किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि वो सारे बड़े भी हो रहे हैं। इस तरफ ये लड़कियां इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि उनके सामने एक स्लाइम है जिसने काफी चढ़ा ली है और वो ये कहती हैं कि इसे पक्का सजा मिलनी चाहिए, इसने पूरा का पूरा बैरल खाली कर दिया है। तभी हिराको यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि सारे लोग शांत हो जाओ, क्यों ना इसका फैसला वोटिंग से करते हैं। और अब ये ट्रायल शुरू हो जाता है जहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ इस स्लाइम को गिल्टी बता रही होती हैं और वो ये तक भी कहती हैं कि इस स्लाइम को धूम में छोड़ दो, ये अपने आप ही मारा जाएगा। हिराको उन सभी को शांत करता है और वो ये कहता है चलो एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी फ्लोरिम यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है अगर हम इस स्लाइम को इसके अंदर बंद भी कर दें तो भी उसके एक्शन
चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एक स्लाइम वही करता है जो कि वो कर सकता है। हिराको ये कहता है तुम्हारी बात में दम तो है। अब इस दिन के बाद से इस स्लाइम की एक न्यू जर्नी शुरू हो जाती है और जब भी यहाँ पर कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो ये स्लाइम उसको ज्वाइन करता है। अब अगली सीन में ये सारे घर में बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं और खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। हिराको ये कहता है ये खाना मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर सी फूड भी होता तो इस खाने को खाने में और भी ज्यादा मजा आता। पर इन सभी को सी फूड के बारे में धेले पैसे की भी नॉलेज नहीं होती। हिराको उन सभी को बताता है कि सी फूड का मतलब है जैसे कि क्रैब, कॉड और मॉन्कफिश, कुछ ऐसा ही। और साथ ही में वो ये कहता है कि हम कॉम्बो को यूज करके सूप भी बना सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद लड़कियाँ काफी शॉक्ड हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कॉम्बो एक तरह का मॉन्स्टर है जो कि काफी बड़ा होता है। और तभी फ्लोरिम इन सभी को बताती है कि डिमोनिक किंगडम की बाउंड्री पर एक पोर्ट है और हम सारे वहाँ पर जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मून उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और अब ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो ये दोनों लड़कियाँ वहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि इन सभी के लिए सी फूड लेकर यहाँ पर आते हैं। और इस बंदे का नाम है माइकल। यहाँ पर वो हिराको और इन सभी के लिए अलग अलग तरह की फिशेस को लेकर आता है और वो ये कहता है आपने हमसे जो कॉम्बो मंगवाया था हमारे मछुआरे उसे आमतौर पर पानी में फेंक देते हैं, लेकिन मैं अगली बार से ख्याल रखूंगा कि मैं आपके लिए वो भिजवा सकूं। और अब वो हिराको से ये कहता है कि मेरे यहाँ पर आने के दो रीजंस थे। पहला, मैं आपसे मिलना चाहता था और दूसरा, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ वो हिराको से ये कहता है कि मैं आपके विलेज का गवर्नमेंट परवेयर बनना चाहता हूँ। तभी लू ये सारी बातें क्लियर करती है कि एक गवर्नमेंट परवेयर वो होता है जो कि हमारे विलेज की सारी बातों को हैंडल करेगा और सारी डील्स को भी। वैसे मैं फालतू की बातों में अपना टाइम खराब नहीं करता, मुझे जो भी कहना है मैं वो सीधा कहता हूँ। जिसके बाद वो इन सभी को ये बताता है कि तुम्हारी फसलें और अंगूर काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं तुम्हें इनके काफी अच्छे दाम भी दिला सकता हूँ। ये सारी बातें हिराको के सर के ऊपर से जा रही होती हैं, पर लू उसे बताती है हमारे आसपास ऐसे काफी सारे विलेजेस हैं जो कि ट्रेड करना चाहते हैं और हम भी उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब इन सभी की ऐसे ही बिजनेस वाली बातें चलती रहती हैं और तभी माइकल ये कहता है कि इस बार मैंने तुम सभी से काफी बातें कर ली हैं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो हम सारे वाइन के बारे में बातें करेंगे। और तभी मून उसके पीछे आ जाती है और वो ये कहती है कि वो हम तुम्हें नहीं देंगे। और ये सुनते ही माइकल की काफी फट जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने आज एक काफी डरावने ग्रुप के साथ अपनी डील की है, पर ये डील काफी बड़ी थी। इस तरफ हिराको ने सी फूड बना लिया होता है जिसे ये सारे काफी आराम से खा रहे होते हैं और इन सभी को काफी मजा भी आता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस विलेज के ऊपर दोबारा से एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया होता है। हिराको उसको देखकर ये सोचता है कि ये ड्रैगन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है कि वो एंजल्स भी इसका सामना नहीं कर पाएंगी। अब ये ड्रैगन हिराको को चिढ़ाना शुरू कर देता है, अरे आओ आओ फाइट करो। हिराको इसके ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक करता है और ये ड्रैगन नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे हिराको वहाँ जाकर देखता है तो ये एक लड़की होती है और तभी ड्राइम भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम इसे मत मारो, ये मून की छोटी बहन है। और ये लड़की जिसका नाम है हारू वो ये कहती है क्या ये वही इंसान है जिससे कि तुम मेरी बहन की शादी करना चाहते हो। हिराको ड्राइम से पूछता है क्या ये सच कह रही है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे डैड आपने कहा था, शायद आप भूल गए होंगे। अब हिराको इन सभी को लेकर घर में आ जाता है और साथ ही में इनका खाना पानी भी करता है। मून हिराको के पास आती है और वो ये कहती है मुझे माफ करना, मेरी बहन ने तुम्हारे साथ जो भी किया उस सब के लिए। और जब इन सभी का खाना पानी हो जाता है तो ये सारे एक गेम खेलने बैठ जाते हैं जहाँ पर हिराको बुरी तरह से हार जाता है। यहाँ पर डिमोनिक कासल में बीजल इस बात को लेकर काफी परेशान हो रहा होता है और वो ये कहता है वो विलेज देखते ही देखते काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अब तो एंशिएंट ड्रैगन हारू भी उस विलेज में ही देखी गई है। अब ये सारे इस बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि उन सभी के पास इतनी ताकत हो चुकी है कि वो पूरे के पूरे एम्पायर को भी खत्म कर सकते हैं। और अब फाइनली हमें डीमन लॉर्ड गेलगार्डो को दिखाया जाता है और वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी मुझसे काफी नाराज है, आज पूरा का पूरा दिन हो गया और उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। डीमन कासल के अंदर ही हम कुछ और लड़कियों को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से ये कह रही होती हैं क्या उन्होंने उसे बंदी बनाकर रखा होगा। डीमन लॉर्ड की बेटी यानी कि प्रिंसेस ये कहती है कि अपनी सारी की सारी सेना को तैयार कर लो और हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं फ्लोरियम। फिर हम फ्लोरियम को देखते हैं जो कि यहाँ के विलेज का सारा अकाउंट संभाल रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर बीजल आ जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में। और बीजल ये कहता है मैंने ये सुना है कि प्रिंसेस अपनी सेना को एकजुट कर रही है ताकि वो हमारे विलेज पर अटैक कर सके और ये काम किसी और का नहीं है बल्कि उन तीनों का है। वो ये पूछती है कि वो लोग कहाँ पर अटैक करने वाले हैं, कहीं और नहीं बल्कि यहीं पर द ग्रेट ट्री विलेज में। ये सुनने के बाद वो काफी चौंक जाती है, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट्स में ये कहा था कि ये विलेज काफी स्ट्रॉन्ग है और हमें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। मैंने डीमन लॉर्ड को ये बात समझाने की काफी कोशिश की
लेकिन वो अपनी बेटी के आगे किसी की भी नहीं सुनते। ये दोनों ही इस बात को लेकर काफी पैनिक हो रहे होते हैं कि इस विलेज के ऊपर अटैक होने वाला है। फ्लोरिम ये पूछती है, तो मैं क्या करूं? तुम एक काम करना, उनके इन्वेजन को रोक देना, और वैसे भी उनकी सेना में 300 लोग होने वाले हैं जो कि कल आएंगे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी थोड़ी सी आर्मी का इस्तेमाल करने वाले हैं उन सभी को डराने के लिए, क्योंकि अगर बाकी के लोग वहाँ पर गए तो पूरा का पूरा डिमोनिक किंगडम भी तबाह हो सकता है। और अगले दिन हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे उन मिलिट्री वालों को यहाँ से डराकर भगा देते हैं। ये सारा कुछ करने के लिए फ्लोरिम ने ही इनसे कहा होता है, और बदले में इन्हें एप्पल्स के 10 बॉक्स मिलने वाले हैं। जिसके बाद वो तीनों की तीनों लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। हिराकू ये कहता है कि ये तीनों डरी हुई क्यों हैं? ये तीनों यहीं पर रहने वाली हैं क्योंकि इन तीनों ने एक काफी बड़ी गलती कर दी है, और यहाँ पर रहकर इन सभी को काम करना होगा, वरना मैं इन तीनों को ही खत्म कर दूंगी। और पास ही में हम एक और लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम है यूरी, और वो यहाँ पर यहाँ का काम देखने के लिए आई होती है। हिराकू ये कहता है कि तुम इन्हें पूरा विलेज दिखा सकती हो, और मैं चला काम करने। इन सभी की बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर प्रिंसेस भी आई हुई है, और ये कोई और नहीं बल्कि यूरी है। फ्लोरिम उन्हें पूरा का पूरा विलेज दिखा रही होती है, और ये तीनों लड़कियाँ प्लान कर रही होती है कि जैसे हमें मौका मिलेगा हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। और अब ये तीनों यहाँ से भागने की अलग अलग ट्राई कर रही होती हैं, लेकिन कभी इन्फर्नो वुल्फ और कभी ज़ाबुटोन उनके रास्ते में आ जाते हैं, और ये तीनों ही उनसे काफी डर जाती हैं। इन तीनों के पास कोई और चारा नहीं बचता तो ये विलेज के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती हैं, और इन तीनों को ही एक टाइटल मिलता है जो कि है द टाउन हॉल गर्ल्स का। इस तरफ यूरी और फ्लोरिम जब बाहर खेल रहे होते हैं तो यूरी को अपनी गलती पर पछतावा होता है, और वो ये कहती है कि मुझसे काफी बड़ी गलती हो सकती थी अगर मैं इस विलेज के ऊपर अटैक करवा देती। ये दोनों इन बातों को लेकर ही बहस कर रही होती हैं। यूरी उससे कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता थी और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। वैसे इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने आने से पहले तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन अगली बार मैं कहीं जाने से पहले तुम्हें बताकर जाऊंगी। इस तरफ हिराकू इन तीनों को ही नोटिस कर रहा होता है, और वो ये कहता है, चलो अच्छा हुआ कि ये तीनों यहाँ पर घुल मिल गई। और जैसे यहाँ पर लू आती है तो हिराकू ये नोटिस करता है कि उसकी हाइट पहले से काफी छोटी हो चुकी है, और वो ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सही हो जाऊंगी। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो कि फार्मिंग का काम करने के लिए तैयार हो जाती है, पर ये तीनों लड़कियां उसे मना कर रही होती हैं कि आप एक प्रिंसेस हो, और वो ये कहती है कि तुम चुप हो जाओ, हमें यहाँ पर किसी को भी अपनी पहचान नहीं बतानी। बेटा तुम तीनों ही चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सारे के सारे लोग मिलकर जल्दी से फार्मिंग का सारा काम खत्म कर देते हैं, और यूरी भी वापस जा रही होती है। मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ से काफी कुछ सीखा है और मैं दोबारा यहाँ पर जरूर आऊंगी। सेना उसे जाते हुए कुछ ब्रेड और कुकीज दे देती है, पर ये तीनों लड़कियाँ यहाँ से जाने से मना कर देती हैं। हमें यहाँ पर काफी कुछ सीखना है तो हम बाद में आएंगे। और अगले सीन में हम दोबारा से डीमन किंग गेलगार्डो को देखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब से मेरी बेटी उस विलेज से वापस आई है तो वो मुझसे कुछ सही से बात नहीं कर रही है। कहीं उसे कोई लड़का पसंद तो नहीं आ गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हमारा सीन दोबारा से विलेज पर आ जाता है जहाँ पर विंटर्स के लिए हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो चुकी है। हिराकू ये कहता है कि इस बार की फसल तो पहले से भी काफी ज्यादा हुई है, हमारे पास इसे रखने की जगह भी नहीं है। ये सारे हिराकू से परमिशन लेते हैं कि क्या वो इनमें से थोड़ी फसलों को अपने घर पहुंचा सकते हैं। हिराकू इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो हारू से ये पता करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, और जब वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है तो टिया ये समझ जाती है कि वो दोनों कौन है। फिर हम लास्टिमोन को देखते हैं जो कि माइकल के पास आई हुई होती है, और वो ये कहता है कि हमारे ट्रेड करने के बीच में एक डीमन आ रहा है, क्या तुम उसे जान से मार सकती हो? मून उसे बड़ी आराम से मार देती है और उसका मीट लेकर हिराकू के पास आ जाती है। और इस तरफ हारू भी नॉर्थ में जाने के बाद दोबारा से वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ काफी सारी लड़कियां और होती हैं। हिराकू उन सभी को देखकर ये पूछता है, क्या तुम डार्क एल्फ हो? और उन सभी के लीडर जिसका नाम होता है या, वो ये कहती है कि नहीं, हम सब माउंटेन एल्फ्स हैं। हिराकू ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो इन सभी को परमिशन दे देता है कि वो यहाँ पर रुक सकती हैं। इन सभी की बातों के बीच में एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये माउंटेन एल्फ्स फायर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अब ये जंगल में आकर ट्रैप बिछाना शुरू कर देती हैं ताकि ये अपना शिकार ढूंढ सकें। इस तरफ यू शिकार को पकड़ने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके ट्रैप्स हर बार फेल हो जाते हैं, और वो थक हार कर दोबारा से घर आ जाती है, और वो ये कहती है कि ये सारा कुछ मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। इस तरफ हिराकू एक पोट्री बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे वो इसे लेकर फर्नेस में आता है तो ये पोट टूट जाता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की मिट्टी से काम नहीं चलेगा, मुझे क्ले चाहिए। यू से कहती है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, हम सारे माउंटेन जा रहे हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये पॉटरी बनकर रेडी हो जाती है। लिया हिराकू से ये बताती है कि हमें नॉर्थ में एक डंजन मिला है, और हिराकू वहाँ के लिए एक टीम भी भेज देता है। अब उसने लड़कों के लिए भी एक अलग से बाथ हाउस बना लिया होता है, और वो ये कहता है कि अब मैं आराम से नहा सकता हूँ। इस तरफ फ्लोरिम ने इन तीनों लड़कियों को यहाँ पकड़ लिया होता है, और वो ये पूछती है कि
तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे सच सच बताना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये तुम जानती हो। और वो ये कहती है कि हम तीनों यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम मेयर की कमर को सहला सकें और उनके और भी ज्यादा करीब हो सकें। अब कुछ दिनों के बाद ये इन्वेस्टिगेशन टीम वापस आ जाती है और वो ये कहती है कि उस डंजन के अंदर एक ब्लड वाइपर है। हिराको ये कहता है क्या ये वाला? वो ये कहती है कि हम उसे मारकर उसका मीट यहाँ पर लाने वाले हैं। हिराको ये कहता है कि वो क्यों? यू उससे कहती है कि उसके अंदर काफी सारे प्रोटीन और विटामिन होते हैं और हाँ एक बात और, उसे खाने के बाद हस्बैंड और वाइफ के बच्चे काफी जल्दी हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम उसे बाद में हंट करेंगे, क्यों है ना? पर ये लड़कियां नहीं मानती। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दोबारा से विंटर्स आ जाती हैं और फिर हम लू को देखते हैं जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। हिराको उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? और वो ये कहती है अरे मैं ठीक हूँ और बाकी भी जल्दी हो जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा जुकाम है। तभी सेना उससे ये पूछती है क्या तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है? लू ये कहती है कि हाँ हाल फिलहाल में मेरा खट्टा खाने का काफी मन कर रहा है। ये सुनने के बाद हिराको थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। सेना ये बताती है कि हमारे विलेज में भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। हिराको ये पूछता है फिर क्या हुआ? और वो ये कहती है कि फिर उसे बेबी हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि लू भी माँ बनने वाली है, यानी कि उसे भी बेबी होने वाला है। अब अगले सीन में हिराको ये बताता है कि सारे के सारे विलेज का काम काफी अच्छे तरीके से चल रहा है और सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब हिराको उठकर बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि लू भी यहाँ पर आ चुकी है और वो उससे पूछता है कि तुम अब कैसी हो? और वो ये कहती है कि तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे हो, मैं एकदम ठीक हूँ। लू भी ये सारी बातें समझ जाती है कि वो भी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रही है। फिर अगली सुबह हम ये देखते हैं कि वही मेड हिराको के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि दोबारा से उस स्लाइम ने पूरा का पूरा बैरल खाली कर दिया है। जब ये सारे ब्रेकफास्ट करने के लिए एक साथ आते हैं तो हिराको ये नोटिस करता है कि ये लोग काफी सारे हो चुके हैं और इन्हें 3 अलग अलग टेबल्स लगने वाले हैं। यहाँ पर फ्लोरा अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है और वो ये कहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। जिसके बाद ये सारे एक एक करके ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं और तभी ग्रैंड मारिया यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि हमारे विलेज में 3 किलर रैबिट्स घुसने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारे वुल्फ्स ने उन्हें अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। ये सारे अपनी ड्यूटी को काफी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद ये काफी थक जाते हैं और पूरे के पूरे लिजर्ड मैन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हिराको इस बात को सोचकर भी काफी खुश हो रहा होता है कि ये सारे हमारे विलेज को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब हिराको अपने खेतों में काम कर रहा होता है तो वो ये नोटिस करता है कि सामने पत्तों पर कुछ लगा हुआ है और वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके एक वाटर कैन बना लेता है और जैसे वो इनके ऊपर पानी डालता है तो वो यहाँ से हट जाते हैं। पहले हमारा खेत काफी छोटा था, लेकिन अब ये काफी बड़ा हो चुका है और इतने बड़े खेत को संभालना और उसकी देख रेख करना इतना भी आसान नहीं है। जब हिराको ये सारा काम खत्म करने के बाद खाना खाने के लिए बैठता है तभी डागा यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि गाय ने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो हमें उनका खाना बढ़ा देना चाहिए। हिराको इस बात को लेकर काफी सेटिस्फाई होता है कि ये सारे के सारे लोग फार्म के काम को काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हिराको अपने बारे में भी ये बताता है कि वो इस विलेज के सारे छोटे मोटे काम करता रहता है, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने बनाना और साथ में खुदाई करना। एनी और बाकी सभी मेड्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग भी करती हैं, क्योंकि वो इस बात को जानती हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एनी ये कहती है अगर हम इसी तरीके से ज्यादा खाना खाते रहेंगे तो हम अपनी मेड वाली कॉस्ट्यूम भी नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि हम काफी मोटे हो जाएंगे। इस तरफ हिराको भी यू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में काफी कच्चा होता है, यहाँ तक कि वो यू के वेपन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी निशाना सामने नहीं लगता। और अब वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके सामने वाले वुडन पोल की धज्जियां उड़ा देता है। यू इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, अरे यार आपने ये कैसे किया? जब ये सारे घर पर आ जाते हैं तो फ्लोरिम हिराको से ये कहती है कि प्रिंसेस यूरी ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें एप्पल्स चाहिए और साथ में एक ड्रेस भी, जो कि ज़ाबुटोन उनके लिए बनाएगी। चलो ठीक है, ज़ाबुटोन को बता देना। फिर हम रात का सीन देखते हैं। जब हिराको अपने घर जा रहा होता है तो वो ये नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यहाँ पर लू और बाकी की एल्स होती हैं, जो कि हिराको के पीछे पीछे आ रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मेरी चिंता करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस जगह पर एकदम सेफ हूँ और मुझे गॉड का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी। यहाँ पर सारे के सारे डॉट्स भी काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि मालिक आपको यहाँ पर ग्रेप्स की खेती को 3 गुना बढ़ा देना चाहिए। खेतों में आने के बाद हिराको ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक सेना यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि हमारे गाँव में एक अजीब सा बंदा आया हुआ है। ये सारे लोग उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये जमीन में लेटा हुआ होता है, पर लू इसको पहचान लेती है। अरे लू तुम भी यहाँ पर हो। जिसके बाद ये सारे अंदर आ जाते हैं और इस बंदे का नाम है वॉरग्रिफ, जो कि वैम्पायर्स का प्रोजेनिटर है। और
ये यहाँ पर इस बात को चेक करने के लिए आता है कि लू प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, और इसी भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि लू सच में प्रेग्नेंट है। और वो ये कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। हिराको बड़ी आराम से ये पूछता है, क्या तुम ये बात जानती हो कि ये इंसान कौन है? वैसे तुम कह सकते हो कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। और ये सुनने के बाद हिराको काफी शॉक्ड हो जाता है। वॉरग्रेव ये बताता है कि वैसे मेरी उम्र 4000 साल है और लंबा जीने की मेरे पास एक ट्रिक है कि मैं सारी चीजों को भूल जाता हूँ सिवाय अपने नाम और अपने क्लैन के नाम के। और हाँ, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को भी मैं याद रखता हूँ। सच में ये इंसान तो काफी डरावना है। वैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी मेमोरी को 200 साल पहले इरेज किया था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। हिराको ये सोचता है कि मैं इस बात को नहीं जानता था कि वैम्पायर्स के पास ऐसी भी ताकत होती है। अब वो इन दोनों से इस बात के लिए भी माफी मांग रहा होता है कि वो इस विलेज में बिना किसी को हेलो हाई किए घुस गया। वैसे जब मैं यहाँ से जा रहा था तो एक अजीब से प्रेजेंस ने मुझे यहाँ पर खींच लिया और वो यहाँ पर हिराको के बनाए हुए गॉड्स की बात कर रहा होता है जिसके सामने वो लेटा हुआ था। हिराको ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम सच में गॉड को जानते हो? अरे हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने गॉड को देखा था, लेकिन अब मैं उनका अपीयरेंस भूल चुका हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। हिराको उसकी बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि वो यहाँ पर इस गॉड के स्टैचू के लिए आया हुआ है, तो हिराको उसके लिए एक और बनाकर दे देता है, जिससे वॉरग्रेव काफी खुश हो जाता है। तुम्हारा धन्यवाद। और जब वो इस स्टैचू को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो वो ये कहता है कि मैं इसके तुम्हें कितने पैसे दूं? हिराको ये कहता है कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। गॉड एक ऐसी चीज है जिसे बेचा नहीं जाता, ये तो सबके होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लू का ध्यान रखना। ये बोलने के बाद वॉरग्रेव यहाँ से निकल जाता है। लू हिराको को ये बताती है कि वॉरग्रेव को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो एक काफी इम्पोर्टेंट इंसान है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वॉरग्रेव एक टेम्पल में आ जाता है और वो यहाँ के इंचार्ज से 50 सालों के बाद मिल रहा होता है और वो ये कहता है कि मैं इस स्टैचू को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये दोनों इस मूर्ति के लिए एक काफी बेस्ट जगह ढूंढते हैं और उसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इंचार्ज ये कहता है कि जिस भी इंसान ने ये मूर्ति बनाई है क्यों ना उसका नाम भी हम यहाँ पर लिख दें, लेकिन वॉरग्रेव इस बात के लिए मना करता है और वो ये कहता है कि मैं उस इंसान की पीसफुल लाइफ को खराब करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, सारे के सारे टेम्पल्स को ये बता दो कि जिस भी इंसान ने ये स्टैचू बनाया है सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे फिर वो कोई भी हो। फिर दोबारा से हमारा सीन द ग्रेट ट्री विलेज में आ जाता है जहाँ पर लू एक पियानो बजा रही होती है। हिराको ये कहता है कि ये पियानो वॉरग्रेव ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, जिसको ये सारे एक रूम में रख देते हैं। जिसके बाद ये तीनों टिकटॉकर लड़कियाँ भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि चलो इसको बजाकर एक रील बनाते हैं और टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। लेकिन तभी अचानक इन सभी की फट जाती है क्योंकि ये पियानो काफी रेयर है। अगर गलती से भी इनसे कोई चीज टूटी तो इनके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ टूट सकता है। और अब ये तीनों लड़कियां हिराको के पास आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हमें भी एक पियानो चाहिए। हिराको ये कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक पियानो है, तुम उसे बजा सकती हो। अरे नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, वो काफी एक्सपेंसिव है, हमें कोई सेकंड हैंड ही दिला दो, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब माइकल से बात करने के बाद हिराको इन सभी के लिए एक न्यू पियानो लेकर आ जाता है जिसको ये सारे बड़े शौक से बजा रहे होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। पर इससे हिराको की रातों की नींद भी उड़ जाती है और वो ये कहता है अरे यार प्लीज मुझे सोने दो। अब इस कहानी में ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते गर्मियाँ भी आ जाती हैं और ये सारे ही खेतों में काम कर रहे होते हैं। हिराको इन सभी से कहता है कि चलो सारे खाना खाने के लिए आ जाओ। जब ये सारे खाना खा रहे होते हैं तो हिराको दोबारा से काम करने के लिए आ जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे पहले से फार्मिंग की काफी ज्यादा नॉलेज हो चुकी है। तभी लू हिराको को लेकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके हिराको की ड्रिंक में आइस को डाल देती है। जैसे ही हिराको इसको पीता है तो उसकी कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। अगर तुम बिना ब्रेक लिए काम करते रहोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे हाँ, मैं एकदम सही हूँ और विलेज के सारे लोग मेरी कामों में हेल्प करते हैं। और अभी सारी लड़कियाँ लू के पास आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम अब कैसी हो, क्या तुम्हें भारी फील हो रहा है? हाँ, मुझे पहले से थोड़ा भारी फील हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि मैं माल्टा नहीं पी सकती। ये सुनने के बाद ये सारे लोग हिराको के पास आ जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम सारा का सारा माल्टा बेच दो। और वो ये कहता है पर ऐसा क्यों? देखो, लू भी माल्टा नहीं पी सकती और हमारी तलब भी बढ़ती जा रही है। अगर ये हमारे सामने होगा तो हम इसे खाली कर जाएंगे, तो प्लीज इसे बेच दो। तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन चलो हम एक काम कर सकते हैं कि इस माल्टे को स्टोर कर देते हैं और जितने भी टाइम तक ये स्टोर रहेगी इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। अरे हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगली सीन में सारे के सारे डॉट्स हिराको के पास आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सरदार, हमसे कोई
गलती हो गई है क्या, क्योंकि विलेज में कोई भी 15 वाला माल्टा नहीं पी रहा है। हिराको उन्हें सारा कुछ समझाता है कि आखिरकार ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, और वो भी ये बात समझ जाते हैं। जिसके बाद हिराको लू से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है और वो ये कहता है, क्या तुम ठीक हो और तुम अंदर क्यों बैठी हो। वो ये बताती है कि बाहर काफी गर्मी है, इसलिए मैं अंदर आ गई। तभी हिराको साइड में रखे हुए एक फ्लावर को नोटिस करता है और वो ये कहता है कि ये फ्लावर यहाँ पर कैसे आया। लू उसे बताती है कि टिया और बाकी सभी ने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर दिया है और इस फ्लावर के अंदर से काफी ठंडी हवा आती है। अगले पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारी लड़कियों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जो कि लू के लिए अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लिजर्ड मैन आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता कि एक गिफ्ट कैसे देते हैं, लेकिन आप मेरा ब्लड पी सकती हो, जिससे कि आप काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। शाम के टाइम में हिराको ये देखता है कि लू के पास काफी सारे गिफ्ट्स हो चुके हैं और वो ये कहता है कि ये वाला हैमर काफी अजीब है, ये किसने दिया। और तभी अचानक वो ये देखता है कि लू को पेन होना शुरू हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि टाइम आ चुका है और सारे लोग तैयारियों में लग जाते हैं। हिराको यहाँ से बाहर निकलने के बाद दोबारा से उसी ट्री के पास आ जाता है और वो ये सोचता है कि ये टाइम कितना अजीब है। एक वक्त वो था जब मैं ये चाहता था कि मैं अकेला रहूं, लेकिन आज मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जो कि मेरी परवाह करते हैं। और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि लू के हाथ में उसका बेबी होता है और जैसे हिराको इसको उठाता है तो वो ये कहता है कि सच में ये काफी हैवी है। और अब उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि वो एक फादर बन चुका है, हम दोनों मिलकर इसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तभी ये बच्चा रोने लगता है और सारे लोग मिलकर इसको चुप करा रहे होते हैं। जिसके बाद हम हिराको को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रहा था और वो ये कहता है कि मेरे बेटे को पैदा हुए 1 हफ्ता हो चुका है और वैसे वो आधा वैम्पायर है पर दिखने में इंसानों की तरह लगता है। और अब वो इन्हीं बातों को सोच रहा होता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और कैसे उसे ये सारे लोग मिले और अब वो एक डैड बन चुका है। अगले सीन में हिराको ने सारे मेन बंदों को एक जगह पर इकट्ठा किया होता है और वो ये कहता है कि मैं अपने इस विलेज के लिए एक सिस्टम तय करने वाला हूँ। अब वो इन सभी को एक मेडल दिखाते हुए ये कहता है कि जिन लोगों ने भी इस विलेज को बनाने में मेरी हेल्प की है, मैं उन सभी को ये मेडल देने वाला हूँ। फ्लोरा ये कहती है कि वैसे ये क्या चीज है। हिराको उन सभी को ये क्लियर करता है कि ये उनके विलेज की एक करेंसी होने वाली है, जिससे कि वो ट्रेड कर सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। और वो ये सारी की सारी करेंसी सभी को बांट देता है। और तभी ये बात सामने आती है कि हिराको इन मेडल्स को अपने हाथों से बनाता है, वो भी 1 by 1। अब ये सारे के सारे लोग इन कॉइन्स का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को बाय कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ वाइन और कुछ वेपन्स। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसे अपने घर के अंदर सजा लिया होता है। इससे हिराको का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे लोग उसे करेंसी देकर उससे अलग अलग चीजें बनवा रहे होते हैं। और जब हिराको लू के साथ खड़ा हुआ होता है तभी यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वो ये कहता है, अरे सुनो अंकल, ये लो कॉइन और मुझे ये बच्चा दे दो। हिराको उससे मना करता है, लेकिन ये बच्चा काफी जिद कर रहा होता है। मैं आपको ये तीनों कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब मान जाओ। अगली सीन में ये सारे बाहर आ जाते हैं और पार्टी करने के बारे में सोच रहे होते हैं हिराको के बेटे की खुशी में। इन सभी ने काफी लंबे टाइम के बाद ये माल्टा पिया होता है, तो इससे वो काफी खुश हो जाते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। अब डोनावैन भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि हमने आपके लिए एक स्पेशल तरह की ड्रिंक बनाई है, तो जल्दी से इस बैरल को खोलो। हिराको लू के साथ मिलकर इस बैरल को खोलता है, जिसके बाद ये सारे इस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। डोनावैन उससे कहता है, क्यों न हम इस ड्रिंक को थोड़ा प्रिजर्व कर दें ताकि ये बच्चा बड़ा होकर इसे पी पाए। हिराको भी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हमारी कहानी दोबारा से डीमन किंगडम में पहुंच जाती है, जहाँ पर ये सारे अब भी हिराको के बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक जनरल ये कहता है, क्यों न हम अपने किंगडम से किसी की शादी उस विलेज में करवा दें, जिससे हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं। ये सुनने के बाद डीमन किंग काफी गुस्सा हो जाता है। इस तरफ टिया और बाकी सभी हिराको को ये बता रहे होते हैं कि बाहर काफी सारे लोग हैं जो कि रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और वो लोग 100 से भी ज्यादा हैं। ये लोग सच में काफी ज्यादा हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के लिए हमें एक न्यू विलेज बनाना होगा। लू कहती है, तो चलो फिर एक न्यू विलेज बनाते हैं जहाँ पर वो सारे लोग रह पाएं। और ये सारी लड़कियाँ भी इस चीज के लिए मान जाती हैं और वो ये कहती हैं कि चलो ये करते हैं, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा और हम उसका नाम रखेंगे द ग्रेट ट्री विलेज 2। लेकिन हिराको इस चीज के लिए मना कर रहा होता है। वो ये कहता है कि ये सारा काम करने में काफी मेहनत लगने वाली है और मैं दोबारा से इतनी मेहनत नहीं करूँगा। पर ये सारी लड़कियाँ हिराको को मना लेती हैं और वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। यानी कि फाइनली अब एक और विलेज बनने वाला है जिसका नाम होगा द ग्रेट ट्री विलेज 2। अब अगले सीन में हिराको हम सभी को ये बताता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और कैसे वो इस विलेज का मेयर बन गया। और फिर हमें इस विलेज के बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ मस्ती कर रहे हैं और कुछ काम में लगे हुए हैं। और फिर हमें हिराको को दिखाया जाता है जो इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि उसके विलेज में काफी सारे नए लोग आने वाले हैं और वो काफी सारे हैं। ये सारे उससे कहते हैं कि आपको एक न्यू विलेज बना लेना चाहिए। हिराको ये कहता है, तो चलो फिर पेड़ काटने का टाइम आ चुका है। अभी सारे आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं और हिराको को ये खाना काफी
काफी अच्छा लगता है और वो ये कहता है कि मैं इस खाने को उन सभी के लिए लेकर जाऊंगा। हॉल में ये सभी लड़कियां काम करते हुए काफी थक जाती हैं क्योंकि काम काफी ज्यादा है। तभी हिराको इन सभी के लिए खाना लेकर यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि खाना रेडी है, लेकिन वो सारी ये कहती है कि अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम बिजी हैं। जिसके बाद हाकू काम करते हुए लेस्टी की नाक में गुदगुदी कर देती है, जिससे उसे काफी जोर की छींक आती है और सामने एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है जिससे सारे के सारे पेपर्स जल जाते हैं। फ्लोरा डिमोनिक किंगडम से काफी सारी लड़कियों को लेकर यहाँ पर आती है और उन्हें काम समझाती है। वो ये कहती हैं, अरे हाँ ये तो सही है, पर उसका क्या कि हम काफी सारे एप्पल्स खा सकते हैं और पेट्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन उन्हें सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। जिसके बाद हिराको फ्लोरा से ये कहता है कि जब ये सारी लड़कियां काम खत्म कर ले तो इन्हें खाना दे देना। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इन सारी लड़कियों को खेलने के लिए ज़ाबुटोन और कोरो मिले होते हैं, जिनको देखकर ये सारी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। तभी यहाँ पर एक एंजल आती है जिसका नाम है मारिया और वो हिराको को सारा कुछ बताती है कि उसने आसपास का सारा इलाका काफी अच्छे से छान लिया है। लिया ये बताती है कि मैंने ही उसे वहाँ भेजा था क्योंकि वो एक नया विलेज बनाने वाले हैं और वो रिवर के काफी पास रहेगा। जैसे वो सारे यहाँ आते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर भी उनके विलेज की तरह ही एक काफी अजीब पेड़ है। हिराको ये कहता है कि हमें यहाँ पर एक रोड बनाना होगा। ये सुनते ही लिजार्ड मैन और हाई एल्व्स इस काम पर लग जाते हैं, पर उनसे ये पेड़ नहीं करते। जिसके बाद हिराको अपने फार्मिंग टूल का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में इस पेड़ को काट देता है और ऐसे वो काफी सारे पेड़ों को काटना शुरू कर देता है ताकि वो एक प्रॉपर रोड बना सके। नदी को पार करने के लिए अब ये सारे लकड़ी के 2 टुकड़ों का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बड़े मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आएं। फिर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि हिराको ने आसपास के काफी सारे पेड़ों को क्लियर कर दिया है और वो काफी खुश है। यहाँ तक कि इन सभी ने उस विलेज में पानी पहुँचाने का भी इंतजाम कर लिया है। तभी एक लिजार्ड मैन यहाँ पर आता है जो हिराको से ये कहता है कि आप जाकर आराम करो, यहाँ से सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम हम संभाल लेंगे। जिसके बाद लू भी अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाती है और ये सारे के सारे लिजार्ड मैन और हाई एल्व्स काम पर लग जाते हैं जो कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहे होते हैं। हिराको ये बताता है कि उसने अलग अलग पेड़ों को काटकर काफी सारी शेप्स बना दी हैं और ये लिजर्ड मैन और हाई एल्व्स उसी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये विलेज काफी अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तभी मारिया यहाँ पर आती है और वो ये कहती है कि लॉर्ड ड्राइम ये कह रहे हैं कि वो सभी को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आज ही। और तभी ड्राइम उन सभी के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो सारे के सारे मिनाटोर्स को लेकर यहाँ पर आया हुआ होता है जिन्हें उनके विलेज से बाहर निकाल दिया गया है और उनके साथ बच्चे भी हैं। इन सभी का लीडर जिसका नाम है गॉर्डन वो हिराको को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हिराको ड्राइम से ये पूछता है पर तुम यहाँ पर काफी जल्दी आ गए। ड्राइम ये बताता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले एक वाइवन को यहाँ पर भेजा था पर मैं उससे पहले ही यहाँ पर आ गया, लगता है वो काफी स्लो था। जिसके बाद ये सारे मिनाटोर्स को खाना खिलाना शुरू करते हैं और इनकी शुरुआत राइस से होती है। हिराको ये सोचता है कि हम इन मिनाटोर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो हमें ये नहीं पता कि ये क्या खाते हैं और क्या नहीं। तभी एक लिजार्ड मैन यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल इन मिनाटोर्स के साथ में बिताए हुए हैं तो इन्हें मुझे हैंडल करने दो। हिराको ये नोटिस करता है कि उन्होंने ये जो घर बनाए हैं वो इन मिनाटोर्स के हिसाब से काफी छोटे हैं और इसीलिए वो इन सभी को लेकर अपने घर में आ जाता है। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि फ्लोरम के डैड यहाँ पर आ चुके हैं जिनकी हालत काफी खराब है और वो ये कहते हैं कि मैं उन सभी को लेकर वहाँ जा रहा था पर हालात काफी खराब हो गए तो इसलिए मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके काफी जल्दी उन सभी को सेफ जगह लेकर जाना पड़ा। हिराको उनसे कहता है कि वो जाकर रेस्ट करें और वो ये देखता है कि उसके डैड यहाँ पर सीनाटोर्स को लेकर आए होते हैं जो कि आधे घोड़े होते हैं यानी कि हाफ हॉर्स। अब ये लड़की हिराको को अपने बारे में बताना शुरू करती है जिसका नाम है ग्रूवाल्ड, जिसे हम गुरु कहने वाले हैं। पर ये हिराको से काफी रूडली बात कर रही होती है। हिराको उससे कहता है अच्छा ठीक है पर तुम थोड़ा वेट करो, पर इससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। क्या तुम चाहती हो कि हम और भी ज्यादा वेट करें? तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है लैटी और वो ये कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी जर्नी से काफी थक चुकी होंगी, लेकिन अब आप एक ऐसे विलेज में हो जिसके कनेक्शन काउंट क्रोम से हैं। और ये सुनते ही वो काफी शांत हो जाती है। जिसके बाद लैटी उसे सारा कुछ बताना शुरू करती है और वो ये कहती है कि हम आपके बारे में पहले से ही जानते थे पर आप काफी जल्दी आ गई हो तो इसलिए अरेंजमेंट्स काफी कम है। और इससे उस सेंटोर्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहती है कि तुम हमसे कैसे बातें कर रही हो और तुम कौन हो। जिसके बाद लैटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये कहती है कि मेरा नाम है लैटी ड्रोवा और मैं काउंट ड्रोवा की बेटी हूँ। जैसे ही गुरु को इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है वो लैटी के सामने झुक जाती है और उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। अरे मालकिन मुझे माफ कर दो। लैटी उससे कहती है कि मैं इन सभी को असिस्ट करना चाहती हूँ। हिराको उससे कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। अब जैसे गुरु और बाकी सब इन घरों के पास आते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये घर उनके मुकाबले में काफी छोटे हैं। हिराको से पूछता है पर तुम कितने लोग हो? गुरु ये बताती है कि हमारे साथ 40 अडल्ट हैं और 64 छोटे बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस।
लुई कहती है क्यों ना हम इन सभी को साउथ के डंजन में भेज दें, वो जगह इनके लिए एकदम सुटेबल होगी। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर आ चुकी हैं। हिराको उनसे बात करने का ट्राई करता है और वो ये देखता है कि उनमें से एक लड़की के हाथ में पेड़ की जड़ होती है। हिराको ये कहता है अरे हाय, मेरा नाम है हिराको और मैं इस विलेज का मेयर हूँ, पर सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी इस पेड़ की जड़ में से आवाज आती है, माफ करना, हमें बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है और न ही आदत है। हिराको ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे ये पता लगता है कि ये सारे न्यू दाफने हैं, यानी कि वुड स्पिरिट्स। और जैसे ही इनके ऊपर अटैक होता है ये अपने आप को ट्री में कन्वर्ट कर लेती हैं, पर जैसे ये डैमेज हो जाती हैं तो ये कुछ टाइम तक ह्यूमन बनने की एबिलिटी भी खो देती हैं। जिसके बाद ये जड़ हिराको को सारा कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे इंसानों ने सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और इससे उनके लैंड में बाढ़ आ गई। और फिर उनकी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका नाम था माइकल, और उसने इन सभी को हिराको के बारे में बताया और वो लैंड ऑफ डेथ को पार करते हुए यहाँ पर आए हैं। हिराको उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए, पर वो जड़ कहती है अरे नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर उस माइकल ने हमें बताया था कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे फल उगाते हो, यानी कि तुम्हारे पास काफी अच्छी सॉइल होगी। जिसके बाद हिराको उन सभी को लेकर फील्ड में आ जाता है और ये सारी लड़कियाँ मिट्टी पर खड़ी हो जाती हैं। वो जड़ हिराको से ये कहती है कि हमें यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, वैसे हमें खाने में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस क्लीन वाटर, ब्राइट सन और एक अच्छी सॉइल चाहिए जो कि हमें मिल चुकी है। हिराको ये सोचता है कि उसने इनके खाने को लेकर सारी चीजें सॉल्व कर ली हैं, पर घर का क्या, और इससे वो काफी सैड हो रहा होता है। ये जड़ उससे कहती है अरे तुम घबराओ मत, वैसे भी हम सन के नीचे रहते हैं, खुले आसमान में। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे छोटे मिनाटोर्स इन घर में फिट हो चुके हैं और जो सेंटोर्स हैं वो घोड़ों के साथ अस्तबल में रह रहे हैं और जो न्यू दाफने हैं वो अब भी बाहर ही हैं, यानी कि सॉइल के ऊपर। हिराको ये बताता है कि अभी के लिए ये जगह इन सभी के लिए एकदम परफेक्ट है, पर इन्हें काफी जल्दी न्यू घर डिजाइन करने होंगे जिसके अंदर काफी सारे मिनाटोर्स रह पाए और साथ में सेंटोर्स भी। इस तरफ लैटी और ग्रू आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ग्रू लैटी से माफी मांग रही होती है अपनी गलती के लिए, पर लैटी उससे कहती है चलो छोड़ो, मैं ही जानती हूँ कि तुम वो सारा कुछ अपने लोगों के लिए कर रही थी, मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सेफ रहें। लैटी उससे कहती है पर ये सारा कुछ यहाँ के मेयर पर डिपेंड करता है क्योंकि वो ही यहाँ पर सबसे ऊपर है और मैं सबसे नीचे हूँ। ये सुनते ही ग्रुप काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहती है पर तुम तो काउंट की डॉटर हो। लैटी उसे सारा कुछ समझाती है और वो ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डीमन लॉर्ड के 4 जनरल्स में से एक काउंट क्रोम सभी को यहाँ पर क्यों लेकर आए होंगे? पक्का उनके दिमाग में कोई ना कोई तो बात होगी और अब शायद तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हें इस विलेज की मेयर के सामने कैसे पेश आना है। ये सारी कहानी सुनने के बाद गुरु को रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार हिराको कौन है और उसकी पहुंच कहां तक है। अरे मालिक, मैंने आपको गलत समझ लिया। अब हिराको दोबारा से बताता है कि उसकी विलेज में मिनाटोर्स, सेंटोर्स और ट्री स्पिरिट्स आ चुकी हैं, तो वो इन सभी से बात करने के लिए उनके हेड को यहाँ पर बुलाता है। पर तभी हम गुरुवाल्ड को देखते हैं जो कि अब भी हिराको के सामने झुकी हुई होती है और वो ये कहती है कि आप मुझे ऐसा करने दो, मैं आपके सामने धूल के बराबर हूँ। पर हिराको उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। लैटी उसे पीछे से सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि उसे गुरु से कैसे बात करनी है। हिराको उससे कहता है कि अपना सर ऊपर करो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। गुरुवाल्ड ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है और वो हिराको को थैंक यू करती है। और फिर हम लैटी को देखते हैं और वो भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो रही होती है। हिराको उन्हें ये बताता है कि मैंने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए इन दोनों को यहाँ पर असाइन किया है और ये दोनों ही मिनाटोर्स और सेंटोर्स का ध्यान रखेंगे। साथ ही में उसने ट्री स्पिरिट्स का ध्यान रखने के लिए एक लड़की को हायर किया होता है जिसका नाम है मामू। हिराको उन सभी को ये बताता है कि पहले हमने जो विलेज बनाए थे वो इंसानों के लिए थे, पर इन सभी के लिए हमें दोबारा से विलेज बनाने होंगे और वहाँ पर पानी का भी इंतजाम करना होगा और साथ में रोड्स का भी। लेस्टी और उसके साथी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि वो इस पूरे जंगल को जला सकें, पर हिराको उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि हमें इसे जलाना नहीं है और वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हैं और सामने एक काफी जोरदार ब्लास्ट करती हैं जिससे सामने का सारा एरिया सफा हो जाता है। लेस्टी को देखकर हाकू भी सामने किक मारती है जिससे सामने का सारा एरिया साफ हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों रिवर के साइड में से एक रोड को बिल्ड करना शुरू करती हैं और सामने आने वाली सारी लकड़ियों को हटा रही होती हैं। अगले सीन में हिराको ये बता रहा होता है कि वो एक नया विलेज बना रहे हैं जहाँ पर सारे के सारे मिनाटोर्स रह पाएंगे और ये घर पहले के मुकाबले काफी बड़े होंगे और साथ में उनका फर्नीचर भी काफी बड़ा होगा। और ऐसी वो सेंटोर्स के लिए भी अलग से घर बना रहे होते हैं जिनकी बॉडी घोड़े की तरह है, तो उनके घर काफी हद तक अस्तबल जैसे होते हैं जैसे कि घोड़ों के लिए होते हैं। हिराको उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर डोर्स भी लगाने हैं, पर गुरु उससे कहती है कि हमें नॉर्मल डोर्स खोलने में काफी दिक्कतें होती हैं, तो हम यहाँ पर कर्टन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं।
एल्फ्रेड धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और ये मेड उसे छुपाने में उसका साथ दे रही होती है और वो काफी जल्दी चुप भी हो जाता है। 1 महीने बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही विलेजेस बनकर रेडी हो चुके हैं, जिसके बाद फ्लोरम हिराको से ये पूछती है कि अब ये दोनों ही विलेजेस रेडी हो चुके हैं, क्या इनका कोई नाम भी रखना है? अभी मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा नाम नहीं है, तो इसलिए मैं इनका नाम विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 रखने वाला हूँ, और जब मुझे कोई अच्छा नाम मिलेगा तो हम इसे चेंज कर लेंगे। फ्लोरम इस बात के लिए मना कर रही होती है कि डॉक्यूमेंटेशंस में दोबारा से विलेज का नाम चेंज करना काफी दिक्कत भरा काम है, मुझसे ये नहीं होगा। ये इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ग्रूवाल्ड और गॉर्डन बाकी विलेजेस के मेयर होंगे, पर साथ ही में वो ये सोचते हैं कि हमें उन दोनों को हिराको के बराबर नहीं रखना, तो इसलिए हमें एक और हायरार्की क्रिएट करनी होगी, जैसे कि किंग मेयर। और तभी मामो भी यहाँ पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि मेरे लोगों के लिए विलेज कब बनाया जाएगा। हिराको उससे मना करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारे लोगों की काफी ज्यादा हेल्प चाहिए। साथ ही में मैं ये सोच रहा हूँ कि नूनू दाफने एक जगह पर खड़े होने में काफी ज्यादा माहिर हैं, तो उनसे हम आसपास के इलाकों पर नजर रखवा सकते हैं और साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का भी काम वो काफी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो टेलीपैथी से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को काफी आराम से शेयर कर सकते हैं और वो काफी अच्छे मैसेंजर भी होते हैं। और अब सारी की सारी रेसेस अपने घर में काफी अच्छे से सेटल हो चुकी हैं। हिराको ये सोचता है कि मुझे अब उन्हें जॉब असाइन करनी चाहिए। कुरो और ज़ाबुटोन यहाँ पर सभी की एक एक करके फाड़ रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें देखकर बेहोश हो रहे होते हैं। लेटी और नर्फ हिराको के पास आकर उसे बताते हैं कि ये जो मिनाटोर्स हैं वो शिकार नहीं कर सकते, यानी कि वो हंटिंग के लिए नहीं बने हैं, और जितने भी सेंटोर्स हैं वो सारे रेफ्यूजीज हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टिया उसे कहती है कि हमें इन सारे के सारे लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स को तैनात करना चाहिए। अब हिराको मामो से ये पूछता है क्या न्यू दाफने को भी गार्ड्स चाहिए, पर वो ये कहती है कि वो अपने आप को गार्ड कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे मॉन्स्टर से ही फाइट कर सकते हैं, और जब उनके सामने बड़े मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अब इन सभी ने आसपास की सारी जमीनों पर खुदाई करनी शुरू कर दी है, पर तभी गॉर्डन ये कहता है क्या तुम हमेशा इन्हीं सीड्स का इस्तेमाल करते हो, वो भी इस सीजन में। ये सुनते ही हिराको थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सारे अपनी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर फसल का कोई भी नामो निशान नहीं होता। और तभी हिराको को ये बात याद आती है कि वो अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का इस्तेमाल किया करता था, जो कि जमीन को काफी जल्दी फर्टाइल बना देता है और उपज काफी जल्दी होती है और काफी फास्ट भी। हिराको इसके बारे में सोच रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकता है। तभी गॉर्डन उससे कहता है कि हम घास का इस्तेमाल करके जमीन को ओस से बचा सकते हैं, तो ये हमारे काफी काम आएगी। और तभी बात सामने आती है कि गॉर्डन ने अपने पिछले विलेज में फार्म के काम में काफी हेल्प की है, तो उसे इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। अब ये सारे सीड्स को प्लांट कर देते हैं और ये गर्मी आने से पहले उसे हार्वेस्ट करेंगे। हिराको ने इस जगह पर गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का स्टैचू बना दिया है। हिराको ये बताता है कि सारे के सारे मिनाटोर्स खेती का काम काफी अच्छे से संभाल रहे हैं और जितने भी सेंटोर्स थे उन्होंने डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि जब दो सेंटोर्स डिलीवरी के लिए जा रही होती हैं, तो उनकी कैरेज एक पत्थर से टकरा जाती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। अब ग्रूवाल्ड हिराको के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने ये देखा है कि तुम्हारे पास एक हॉर्स है। हिराको उससे कहता है कि मेरा एक मर्चेंट दोस्त है, उसी ने मुझे ये हॉर्स दिया था। ग्रूवाल्ड उससे कहती है कि शायद से वो हॉर्स तुम्हें भाव नहीं देता और तुम मेरे ऊपर बैठ सकते हो। और जैसे ग्रूवाल्ड हिराको को अपने साथ लेकर जा रही होती है, तो इस हॉर्स की फटनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसे जेलसी फील हो रही होती है। और अगले दिन ये हॉर्स खुद ही हिराको के पास आता है और उसे राइड करने के लिए मना लेता है। और जैसे हिराको इसके ऊपर राइड करता है, तो ये सारा कुछ देखकर ग्रूवाल्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सीन चेंज होते ही ग्रूवाल्ड और ये हॉर्स हिराको के सामने बैठे होते हैं और ये दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं कि हिराको इन दोनों में से किसके ऊपर राइड करेगा। ग्रूवाल्ड उसे कहती है कि तुम्हें इस वाइल्ड बीस्ट के ऊपर राइड नहीं करनी चाहिए, तुम मुझे चूज करो। पर हिराको इन दोनों में सुलह करवा देता है और वो ये कहता है कि वो ऑल्टरनेट डेज इन दोनों पर ही राइड करेगा और ये दोनों भी इस चीज के लिए मान जाते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मामू भी इस जड़ से बात करने का ट्राई कर रही होती है। वो ये कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन सामने से एक ही रिप्लाई आता है कि वो स्काई कितना ब्लू है। अब हिराको और लू दूर खड़े हुए इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं कि विलेज में सारा काम काफी अच्छे से हो रहा है और गॉर्डन भी अपने साथियों को ये सिखा रहा है कि आखिरकार खेती कैसे होती है। लू से कहती है कि वो सारे लोग तुम्हारे ऊपर काफी रिलाई करते हैं। हिराको से कहता है रिलाई होना काफी अच्छी बात है, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करें, और अगर वो सारे ऐसे ही मेरे फार्मिंग टूल पर रिलाई करेंगे तो मुझे फ्यूचर की काफी चिंता होगी। हिराको से कहता है कि मैं डिवाइन पावर्स की वजह से काफी हेल्दी हूँ और फिट हूँ, पर मैं नहीं जानता कि कब क्या हो जाए।
लू से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो जब होगा हम उसे देख लेंगे। और वो एल्फ्रेड को उसे देखकर ये कहती है कि एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम काफी जल्दी रिटायर नहीं होंगे। पर अगले पल एल्फ्रेड रोने लगता है और उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। हिराको ये समझ जाता है कि इसने पैंट गीली कर ली है और साथ में पीली भी। मैं ये जानता हूँ कि तुमने इसे जानबूझकर मुझे दिया है, अब जल्दी से इसका डायपर चेंज करो। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। हिराको ये सोच रहा होता है कि हमारी द ग्रेट ट्री विलेज में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है और उसके मुकाबले लड़कों का रेशो काफी कम है। मैंने यहाँ पर लड़कों को बुलवाने का भी ट्राई किया था पर वो सारे बच्चे थे। हिराको इसके बारे में गॉर्डॉन से पता करता है। वो ये कहता है कि हमारे पास 72 में से 48 मेल्स हैं, पर क्या हमें वॉर के लिए भेजा जा रहा है? हिराको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि आखिरकार माजरा क्या है और एक मीनाटोर अपने साइज की वजह से एक दूसरे ही मीनाटोर के साथ शादी कर सकता है और रिलेशन बना सकता है। उसके जाते ही हिराको ये सोचता है कि अब बस सेंटोर्स ही बचे हुए हैं, पर लड़कियों से ऐसा सवाल पूछना सही नहीं होगा। पर मुझे आगे के लिए काफी चिंता हो रही है तो मुझे ऐसा करना होगा। अब वो इसके बारे में ग्रुवाल्ड से पता करता है। वो ये कहती है कि हमारे ग्रुप में 38 मेल्स हैं, पर वो सारे काफी छोटे बच्चे हैं और जो बड़े थे वो वॉर में चले गए। हिराको ग्रुवाल्ड से ये पूछने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है और वो ये कहता है कि मेरा एक सवाल है सेंटोर्स की मैरिज को लेकर। ग्रुवाल्डी कहती है कि मैं अभी सिंगल हूँ। हिराको से पूछता है क्या सेंटोर्स किसी और रेस में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता और सेंटोर्स को किसी और रेस के साथ पेयर करना काफी मुश्किल होता है। पर अगर आप यहाँ पर रहने के लिए किसी वुमेन की डिमांड कर रहे हो तो मैं आपको सर्व कर सकती हूँ, आप मुझे ले सकते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ग्रुवाल्ड उसे कहती है क्या मेंस को ओवर पावरिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद नहीं आती? अरे पर तुमसे ऐसा कहा किसने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसे समझाने में लग जाता है। ग्रुवाल्ड उसे कहती है किसका मतलब आप ये चाहती हो कि मैं और भी ज्यादा हर्ष हो जाऊं, क्यों है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरी माँ। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि विंटर्स आ चुकी हैं, जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। हिराको ये बताता है कि वो सारे विंटर्स में फार्म वर्क नहीं करते बल्कि वुड्स को जलाकर एंजॉय करते हैं। अंदर बैठे हुए हिराको और उसकी वाइफ आराम से ब्रेड बटर खा रहे होते हैं। वो ये सोचता है कि हमारे विलेज में काफी सारे लोग ज्यादा हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो स्टोरेज फूड है वो कम ना पड़ जाए। तभी लैटी, नर्फ और मामू यहाँ पर आते हैं, जो हिराको को ये बताते हैं कि उनका खाना काफी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जितना उन्होंने सोचा था ये उससे काफी स्लो है। नर्फ ये कहता है कि सेंटोर्स और मीनाटोर्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम फूड को काफी अच्छे से बचा पा रहे हैं। पर तभी हिराको ये नोटिस करता है कि मामू का मुंह उतरा हुआ है। वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? वो ये कहती है कि न्यू दाफने को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। वो आराम से स्नो को सरवाइव कर सकती हैं और उन्हें खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि मामू इस बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि उसे न्यू दाफने की देखभाल करने के लिए रखा गया है, पर उसके पास ऐसा कोई भी काम नहीं है। नर्फ उससे कहता है कि तुम एक काम कर सकती हो और वो ये सुनते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो ये कहता है कि मीनाटोर्स ये चाहते हैं कि जितनी भी न्यू दाफने हैं वो बाहर कपड़े पहन कर रहें, क्योंकि जब भी वो पेड़ों से इंसानों में चेंज होती हैं तो कई बार वो कपड़े पहनना भूल जाती हैं। इन सभी ने काफी सारे राइस को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद ये सारे घर के बाहर आ जाते हैं। हिराको उन सभी से कहता है कि वो सारे आज मोची बनाने वाले हैं और इसके लिए राइस को इस हथौड़े से जोर जोर से मारना होगा। जिसके बाद वो ऐसा करना शुरू करता है और आने बार बार इस राइस को पलट रही होती है। हुशु हाई हाई हाई, हुशु हाई हाई हाई। लू को ऐसा लग रहा था कि हिराको कुछ स्पेशल करने वाला है, पर ये काम तो काफी आसान है। जिसके बाद ये सारी लड़कियां भी इस काम को करने में लग जाती हैं और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती हैं। लेस्टी भी ऐसा करने का ट्राई करती है, लेकिन जब वो राइस को बार बार पलट रही होती है तो वो किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आनी भी ऐसा करने का ट्राई करती है, लेकिन वो गलती से ही इस बर्तन को तोड़ देती है, यानी कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा हैं। कुछ टाइम के बाद हिराको ये बताता है कि फाइनली मोची बनकर रेडी हो चुका है और वो इसे अलग अलग तरीके से खा सकते हैं और अब वो इसे स्वीट एंड सेवरी शुगर एंड सोया सॉस के साथ सर्व करते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा होता है। और ऐसे इन सभी ने अलग अलग तरह के मोचीज बनाए हुए होते हैं और जैसे ये सारे इन्हें खाते हैं तो ये इन्हें काफी अच्छे लगते हैं। अब जैसे ये ज़ेंज़ाई मोची को ट्राई करने की कोशिश करती है तो इसका मुंह जल जाता है। अयो अम्मा, ये काफी गर्म है। तभी डोनोवान भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि इन सभी के लिए राइस से बनी हुई लिकर लेकर आता है और ये सारे उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो ये कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुम सारे राइस की काफी सारी डिशेस बना रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए है। अब ये सारे ऐसे ही मोची को खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हिराको ये बताता है कि उनके पूरे विलेज में जो इंसान सबसे अच्छी मोची बनाता है उसका नाम है गॉर्डॉन और वो एक मीनाटोर है। सीन चेंज होते ही हम एक नाइट को देखते हैं, जो कि एक मीनाटोर लड़की से कह रहा होता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो ये पूछती है पर तुम कौन हो? वो ये कहता है कि मैं गिलगाड डीमन किंगडम का एक हेड हूँ। हिराको भी ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है।
और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी कहानी सेट होती है और इस बंदे का नाम है ग्राट्स। जिसके बाद वो हिराको के पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है जिसका नाम है रोनाना। तो तुम मुझे ये बताओ कि सारी कंडीशंस क्या हैं। वो ये चाहती है कि मैं सबसे पहले तुमसे परमिशन लूं। हिराको इस बारे में सारी की सारी लड़कियों से पता करता है और वो सारी अपनी अपनी राय दे रही होती हैं। जिसके बाद हिराको इन दोनों से बातें करता है और वो ये कहता है कि इसके लिए तुम दोनों की ही परमिशन काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर रोनाना तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती तो तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। और अब वो रोनाना से ये पता करता है कि अगर ये इंसान तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसे जवाब दे सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी सारे दोबारा से डिमोनिक किंगडम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रास इन सभी को ये बताता है कि मैंने उसे अभी अभी एक लेटर सेंड किया है और मैं उसके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि ग्राट्स ये भी कह रहा होता है कि मैं इस पोजीशन से रिजाइन दे दूंगा। बीजल उसे कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम यहाँ के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। ये दोनों ग्राट्स को समझाने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं पर वो इनकी एक भी नहीं सुनता। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे आराम से रूम में होते हैं और हिराको उनसे कहता है कि मुझे नोरी चाहिए। ये सुनते ही वो सारी लड़कियाँ काफी शॉक्ड हो जाती हैं। क्या नोरी? वो क्या होता है? लगता है ये नोरा फतेही की बात कर रहा है। हिराको इन सभी को उसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वो ये कहते हैं अगर ये सी का एक क्रिएचर है तो हमें इसके बारे में मिस्टर माइकल से पता करना चाहिए। माइकल भी यहाँ पर आ चुका है। हिराको से कहता है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। माइकल उससे कहता है कि मैं काम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो यहाँ पर हिराको के लिए काफी सारी सी वीड्स लेकर आया होता है, यानी कि नोरी। वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसे खाते कैसे हैं और हम इसे खाते नहीं हैं, तो तुम इसे रख सकते हो। जिसके बाद हिराको इसे प्रिपेयर करना शुरू करता है और वो इसे लकड़ी के एक बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर लो और टिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे सुखा रहे होते हैं। नोरी बनकर रेडी हो चुकी है। माइकल को ऐसा लगता है कि बस ये एक पेपर है। ये सारी लड़कियाँ उससे पूछती हैं क्या हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं। हिराको उनसे कहता है कि नोरी को पहले रोस्ट किया जाता है जिससे ये काफी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जिसके बाद वो इस नोरी में राइस को रैप करता है और मजे से खाता है। सभी लोगों को ये चीज काफी अच्छी लग रही होती है। हिराको ये कहता है कि अब हमारे पास नोरी है और साथ में चारकोल ग्रिल भी। और अगली पल वो सारे इन दोनों ही चीजों से इसोबे मोची बना लेते हैं जो कि उन सभी को काफी अच्छा लगता है। माइकल को भी ये खाने में काफी अच्छी लगती है। वो ये कहता है अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए नोरी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, पर बदले में तुम्हें कुछ करना होगा, वो भी हमारे लिए। हिराको से कहता है ये आइडिया अच्छा है पर मुझे इसके लिए ग्लूटोनियस राइस को उगाना होगा और मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ और मुझे सभी की एडवाइस लेनी होगी। माइकल उससे कहता है तो मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। माइकल ये सोचता है कि ये चीज काफी अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम सभी ने रॉइस लिकर भी बनाई है। ये सुनते ही सारी लड़कियां उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हैं कि तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, पीछे हट जाओ। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पर हिराको दोबारा से कुकिंग कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि शायद से मुझे सुशी बनानी चाहिए और वो ये कहता है कि उसके अंदर विनेगर का इस्तेमाल होता है, यानी कि सुशी के ऊपर विनेगर डाला जाता है। जिसके बाद हमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को रोल करना होता है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे फुटुमा की सुशी बनानी चाहिए। हिराको ऐसा ही करने का ट्राई करता है और वो इन सारी चीजों को इस सुशी मैट पर रख देता है और उसके ऊपर विनेगर को स्प्रिंकल करता है। जिसके बाद वो इसे प्रॉपरली रोल करके छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और ये सुशी बनकर रेडी हो जाती है। और साथ ही में वो ये कहता है कि उसके पास मेयोनीज भी थी जिसका उसने यूज कर लिया है और वो एक रियल क्रैब मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये सारी की सारी सुशीज बनकर रेडी हो जाती है तो हिराको इन्हें चेक करता है और वो ये कहता है कि इसके ऊपर विनेगर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये लंच बॉक्सेस के लिए भी काफी अच्छी होती हैं। फ्लोरा उससे पूछती है कि ये विनेगर क्या होता है। हिराको उसे बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकती है। मौसम चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे विंटर्स जा रही हैं। हिराको ये कहता है कि ऐसे में हमें फार्मिंग स्टार्ट करनी नहीं चाहिए क्योंकि विंटर्स के जाने के बाद भी कुछ टाइम तक ठंड रहती है, तो ये कहना काफी मुश्किल है कि हमें फार्मिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। और वो स्प्रिंग के आने से पहले पहले काफी सारी चीजों को प्रिपेयर करना चाहता है। हिराको ने इन सभी को बात करने के लिए बुलाया होता है और वो इन सभी को ये बता रहा होता है कि हमारे यहाँ पर काफी सारे विलेजेस हो चुके हैं और लोग भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंक कर मारना या फिर बुल फाइट, और हम ऐसे ही अलग अलग गेम्स को खेल सकते हैं और काफी एंजॉय कर सकते हैं। पर ये सारी बातें इन सभी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं कि हिराको क्या बातें कर रहा है। जिसके बाद हिराको उन सभी से ये पता करता है कि वो सारे फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। वो ये कहती हैं कि हम खास तौर पर न्यू ईयर मनाते हैं और ऐसे ही कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं।
और सिटी के बीचों बीच प्योपो सेट करते हैं। दूसरी लड़की ये कहती है पर वो तो मोमू होता है, और फिर एक और लड़की ये कहती है कि शायद से वो तो चोमू मोमू होता है। हिराको को ये सारी बातें समझ नहीं आती। वो ये सोचता है अगर ये इस वर्ल्ड के फेस्टिवल हैं तो क्यों ना मैं ये सारा काम इन्हीं के ऊपर सौंप दूं। अब एक एक करके ये सारे अपनी राय को इस बॉक्स में डालते हैं, और जैसे हिराको एक चीज को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर मार्शल आर्ट्स लिखा हुआ होता है, यानी कि ये सारे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। ये सारे भी इस चीज के लिए अग्री करते हैं। हिराको ये सोचता है क्या ये करना सही है, चलो छोड़ो, मैं इसे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मान लूंगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हिराको अपने टाउन में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर सभी लोग वेपन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हिराको को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी हिराको अपने साइड में खड़ी हुई लड़की से ये पता करता है कि ये सारे क्या कर रहे हैं। वो ये कहती है कि ये सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हिराको ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये सारे सच में काफी मेहनत कर रहे हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं और वो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन मस्ती करते करते। अब अगली पल एक लड़की हिराको के पास आती है और वो ये कहती है कि हमें अपने गाँव जाना होगा और हम भी प्रैक्टिस करके दोबारा से यहाँ पर आएंगे ताकि हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अगली पल ये दूसरी लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों ही ड्रैगन्स हैं। वो ये कहती है, वो भी हिराको से इसी बारे में बातें कर रही होती है। हिराको ये सोचता है अगर ये दोनों गलती से भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरा जंगल एक बार में तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि लेस्टी और हारू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद हिराको इन दोनों को मस्का लगाने का ट्राई करता है। वो ये कहता है मैं ये सोच रहा हूँ हमारी गेम्स में पावरफुल रेफरी भी होना चाहिए, अगर रेफरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो गेम में मजा नहीं आएगा। ये इन दोनों को बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि ये जॉब काफी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को भी ऐसा लगता है कि हिराको उनसे बार बार जब ये कह रहा है तो पक्का ये काम काफी इम्पोर्टेंट होगा, तो वो इसके लिए मान जाती हैं। इस तरफ हिराको की वाइफ और बाकी लड़कियां भी ये सोच रही होती हैं कि उन्हें भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फाइट वाला दिन भी काफी नजदीक आने वाला है, यानी कि दिन काफी जल्दी गुजर रहे हैं। हिराको ये सोचता है कि फाइट स्टार्ट होने से पहले उन्हें एक स्टेडियम बनाना चाहिए जिसके ऊपर काफी अच्छे से फाइट हो सके, और साथ में कुछ स्टॉल्स भी होनी चाहिए जिससे वो थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सके। और अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब ये टूर्नामेंट होने वाला है, और यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, और खासकर डीमन लॉर्ड भी, यानी कि हिराको की काफी ऊपर तक पहुँच है। इसके अलावा लेस्टी और हारू भी यहाँ पर आए हुए होते हैं, और साथ में उनका मास्टर भी। अब इन सभी के बैठने का अरेंजमेंट किया जाता है, और डीमन लॉर्ड और ये बंदा यहाँ पर बैठते हैं। और हिराको इस विलेज का मेयर है, तो उसके लिए एक अलग से ही सिंहासन बनता है जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा होता है, पर उसे इसके ऊपर बैठकर काफी अजीब सा लग रहा होता है। पर उसकी वाइफ उससे ये कहती है कि ये बस तुम्हारे लिए है और तुम्हें ही इसके ऊपर बैठना है, और वो इसके लिए मान जाता है। अब बारी आती है इस टूर्नामेंट के रूल्स को समझाने की, और ये बताया जाता है कि जो भी इस रिंग से बाहर गिर जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर उसके सर पे से ये बैंड हट जाता है तो तब भी वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। अगली पल हमें यहाँ पर काफी सारी बैटल्स को दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, और कुछ लोग तो इसके अंदर काफी आराम से हार जाते हैं। अब ऐसे इस टूर्नामेंट के अंदर हमें काफी सारी फाइट्स को दिखाया जाता है, जिसके बाद बारी आती है ग्रुवाल्ड की, और उसकी फाइट एक लड़की के साथ होने वाली होती है। पर ग्रुवाल्ड इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, और वो काफी तेज भागते हुए आगे जाती है और खुद ही इस रिंग से बाहर हो जाती है, यानी कि हार जाती है। जिसके बाद इस टूर्नामेंट के अंदर काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और एक एक करके ये सारी बैटल्स खत्म होती जा रही होती हैं, और कुछ बैटल्स के अंदर टाई अप होता है। लेकिन अब भी ये टूर्नामेंट पूरी तरह से एंड नहीं होता, अभी बस ये हाफ हुआ है और हाफ टूर्नामेंट अभी बाकी है। और अब यहाँ पर एक काफी खतरनाक सरप्राइज मैच होने वाला था जिसके अंदर बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिवाय लेस्टी और हारू के। और फिर हमें एक काफी खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है जो कि कुरो और इस लड़की के बीच में होने वाली होती है, और ये लड़की कुरो को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है। पर अगली पल जैसे कुरो हारने वाला होता है तो वो अपने साइज को काफी बड़ा कर लेता है, जिससे ये लड़की काफी डर जाती है और खुद ही हार मान लेती है। फिर बारी आती है ज़ाबुटोन की, जिसकी फाइट नर्क के साथ हो रही होती है, और ज़ाबुटोन इसे काफी आराम से हरा देता है। अब इन दोनों एल्फ्स के बीच में भी फाइट स्टार्ट होती है, पर ये मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर हमें ये बताया जाता है कि अभी तक ऑलमोस्ट सारी बैटल्स खत्म हो चुकी हैं, और अब बारी आती है लू और टिया की। जैसे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो बैटल्स देखी थी वो सारी काफी आम थी। देखते ही देखते इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होनी शुरू हो जाती है, और आखिर में हम ये देखते हैं कि टिया ये बैटल जीत जाती है, और अब उसकी फाइट होने वाली है ज़ाबुटोन के साथ में। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ज़ाबुटोन ने काफी आराम से टिया को हरा दिया है, यानी कि ज़ाबुटोन इस मैच को जीत चुका है। जिसके बाद हिराको उसके पास आकर उसे क्राउन पहनाता है, और वो ये कहता है, अरे वाह तुम तो जीत गए। पर अभी ये टूर्नामेंट पूरी तरह से एंड नहीं होता, क्योंकि अब भी लेस्टी और हारू के बीच में फाइट होनी बाकी है।
क्योंकि हिराकू ने उनसे कहा था कि जब ये टूर्नामेंट एंड हो जाएगा तो वो दोनों फाइट कर सकती हैं। अब जैसे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो ये अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती, पर फिर भी यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी बैटल एंड हो चुकी है, पर तभी हम ये देखते हैं कि आसपास का सारा एरिया तबाह हो चुका है और साथ में ये स्टेडियम भी। यानी कि सच में ये बैटल काफी खतरनाक थी। हिराको उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा करता है और वो ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें आराम से फाइट करनी है, लेकिन ये इन सभी के सामने अपने गुस्से को सही से शो नहीं करता। वो ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि अगर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट करोगी तो ये स्टेडियम तबाह भी हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। साथ ही में हिराको उन दोनों को पहले ही वार्न कर देता है कि अगर आगे ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ तो वो दोनों उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, और साथ में उन दोनों ने जो गंद फैलाया है ये उन्हें साफ करना होगा। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां काफी सैड हो जाती हैं। वो हिराको से कहती हैं कि आपको हमें ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए। आसपास खड़े हुए सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए जैसा इन्होंने काम किया है, और फिर हमें डीमन लॉर्ड और उसी बंदे को दिखाया जाता है जो इन सभी को देखकर काफी हंस रहे होते हैं, और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें इस टूर्नामेंट के अंदर काफी ज्यादा मजा आया है। तो इसी के साथ सीजन 2 के ये एपिसोड्स यहीं पर एंड हो जाते हैं, और ये एक ऑनगोइंग एनिमे है, तो जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आगे आते रहेंगे वो सारे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।